ओके, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट वन। यूनिट वन में सब कुछ कवर नहीं करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है जैसे थ्योरी है वो सब डिस्कस करेंगे। मॉडल्स कौन कौन से हैं, अप्रोचेस, डिफरेंट पर्सपेक्टिव, लेवल ऑफ थ्योरी, ठीक है। जो चीज़ समझने की है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी फैक्चुअल डेटा जो है आपको होगा ही पीडीएफ में, तो आपको पढ़ना है। जैसे कि बहुत सारे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म हुए हैं, तो उनमें तो ईयर आपको याद करना पड़ेगा, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया वो मूवमेंट, कहाँ पर, लोकेशन कौन सी है। तो उसमें कुछ समझाने का नहीं है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। तो वो आपके साइड से रहेगा, आपको उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। ओके, सोशल वर्क में सबसे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक समझेंगे कि सोशल वर्क में कितने हमारे मेथड होते हैं टोटल। 6 मेथड हैं, इसमें 3 हमारे प्राइमरी मेथड हैं और 3 सेकेंडरी है। सेकेंडरी मेथड को और किस नाम से जानते हैं? दूसरा आपका इनडायरेक्ट मेथड। कौन कौन से हैं? 3। केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। सीओ। 3 यहाँ पर कौन कौन से हैं? सोशल एक्शन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल वर्क रिसर्च। ठीक है, तो ये हमारे 6 सॉरी 6 मेथड हैं सोशल वर्क प्रैक्टिस में, और यही मेथड हम यूज़ करते हैं व्हेन वी आर वर्किंग विद द पीपल। प्राइमरी मेथड हमारा फोकस होता है कि इंडिविजुअल केस को लेकर के इंडिविजुअल को हेल्प करना, मदद करना, जैसे काउंसलिंग है, काउंसलिंग देना, एडवाइस देना, उनके जो भी पर्सनल चैलेंजेस हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करने के लिए हम लोग केस वर्क का यूज़ करते हैं। ग्रुप वर्क यूज जहाँ करते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स। ओके, जैसे कोई आपका ड्रग एडिक्शन रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है तो आपका आएगा ग्रुप वर्क, क्योंकि नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैविंग सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, तो वहाँ पर हम लोग सोशल ग्रुप वर्क यूज़ कर सकते हैं। या कोई अवेयरनेस कैंपेन है तो उसमें भी हमारा वो आ सकता है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर यूज़ किया जाता है? जहाँ पर इस प्रकार की समस्याओं को हमें एड्रेस करना है जो कि बड़े स्केल पर, जैसे फॉर एग्जांपल बेरोजगारी है, एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, या कम्युनिटी के अंदर सैनिटेशन प्रोग्राम है, वाटर फैसिलिटी इंश्योर करना, हेल्थ, एजुकेशन, तो वहाँ पर हम लोग कम्युनिटी वर्क यूज़ करते हैं। उसके लिए एडवोकेसी करना, ओके, सर्विसेज का अरेंजमेंट करना, नेबरहुड प्लानिंग करना, ये सभी हमारे कम्युनिटी वर्क में आते हैं। उसके बाद आता है सोशल एक्शन। सो वंस द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल एक्शन स्टार्ट। ओके, सोशल एक्शन का मतलब होता है जहाँ वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज पीपल, वी आर यूजिंग वेरियस टैक्टिक्स टू मोबिलाइज पीपल। ओके, तो बड़े स्केल पे बदलाव करना, सिस्टमेटिक चेंज लाना, स्ट्रक्चर चेंज लाना, सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना, वहाँ पर हम लोग सोशल एक्शन मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कैंपेन वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं बदलाव के लिए, चेंज करने के लिए, एडवोकेसी करना। ये सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? व्हेन वी ट्रांसलेट एनी पॉलिसी इनटू एक्शंस। ओके, जैसे कि मिड डे मील प्रोग्राम है, आईसीडीएस प्रोग्राम है, ये जो है सरकार के द्वारा बनाया गया प्रोग्राम, उसके बाद उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, ये काम आता है आपका सोशल वर्क एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो कोई भी एजेंसी हो सकती है, कोई एनजीओ हो सकता है, गवर्नमेंट एजेंसी के साथ मिल करके काम करते हैं और किसी भी प्रोग्राम को, पॉलिसी को धरातल तक पहुंचाना, किसानों तक पहुंचाना या लोगों तक पहुंचाना काम होता है सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का। तो एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से किसी भी पॉलिसी को, प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। सोशल वर्क रिसर्च हम लोग यहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? सोशल वर्क रिसर्च, एनीवन? बताइए। पॉलिसी मेकिंग से पहले। पॉलिसी मेकिंग से पहले, सो कैन वी डू रिसर्च आफ्टर पॉलिसी मेकिंग?
देखिए, सोशल वर्क रिसर्च का मतलब यहाँ पर है कि रिसर्च करना। रिसर्च किसको लेकर के, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स होते हैं कम्युनिटी की, ओके, उनको एड्रेस कैसे करना पता नहीं होता है, या हमको उसका स्कोप क्या है, प्रॉब्लम किस प्रकार की है उसके बारे में पता नहीं होता है। या जैसे कि मान ली गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है, ओके, उसको इम्प्लीमेंट किया गया लेकिन उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है, ओके, एट अ कम्युनिटी लेवल। कोई हेल्थ इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, ओके, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया लेकिन उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है। तो थ्रू दी इंक्वायरी, थ्रू दी लाइक उसको रिसर्च करके हम जान पाएंगे कि बेसिकली इस पॉलिसी में क्या प्रॉब्लम्स थी, ओके, इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स में क्या क्या बदलाव होने चाहिए, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, ओके, तो पॉलिसी में अमेंडमेंट करना क्या क्या होना चाहिए। तो एजेंसी का काम होता है, बहुत सारी एजेंसी एनजीओ ऐसा काम करते हैं कि वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जो हो जाती है उसका इम्पैक्ट एनालिसिस करते हैं, या पहले कोई प्रोग्राम या पॉलिसी पहले से है, या मान लीजिए कम्युनिटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कम्युनिटी के लोग, लेकिन उसको एड्रेस कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है, नहीं पता होता है। तो उसके रिगार्डिंग पहले लोग जा कर के उस एरिया में डाटा कलेक्ट करते हैं उस प्रॉब्लम को लेकर के, किस प्रकार की प्रॉब्लम है, कैसे लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ पीपल कितने हैं, कितने लंबे समय से ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, यहाँ का कम्युनिटी का जो लोकल नॉलेज है उसको कैसे हम इनकलकेट कर सकते हैं इसको एड्रेस करने के लिए, ओके, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कितना इंपॉर्टेंट है वहाँ पर, क्या डायरेक्ट गवर्नमेंट उसको इंटरवीन करेगी, यहाँ पर लोगों को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ों को देखने के लिए हम लोग रिसर्च करते हैं, उसको हम बोलते हैं सोशल वर्क रिसर्च। सो बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम और आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी प्रोग्राम हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिस्टमेटिक इंक्वायरी होती है जिसके माध्यम से हम सोशल वर्क प्रैक्टिस में जो है बदलाव कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, या प्रॉपर तरीके से समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 6 मेथड हो गए। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है डेफिनेशन से। सोशल वर्क की जो डेफिनेशन है, ग्लोबल डेफिनेशन है, सोशल वर्क की क्या डेफिनेशन है, अब किसी को याद तो होगी नहीं, याद कर लेना, एग्ज़ाम में देखो आएगा। ये बेसिकली डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं आती है, वो लोग डेफिनेशन के अंदर से पूछ लेते हैं कि सोशल वर्क इज़ द प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन एंड एकेडमिक डिसिप्लिन। इसका मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन का मतलब जैसे कि अब जो लोग जो है डॉक्टरी पढ़ रहे होते हैं, एमबीएस करते हैं, तो वो भी एक प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन है। और एकेडमिक डिसिप्लिन का मतलब होता है उसके लिए हम कोर्सेज कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, जैसे एमएसडब्ल्यू है, बीएसडब्ल्यू है, एमफिल है, ठीक है, ये सब डिग्री जो है कोर्सेज हम पढ़ते हैं, इसमें थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे अप्रोचेस पढ़ रहे होते हैं, उसको कैसे यूज़ करना है इन अ फील्ड, ओके, ये सभी चीज़ें पढ़ी जाती हैं और उसको फील्ड वर्क के माध्यम से समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, कैसे यूज़ करना है, कहाँ पर फील्ड में। सो ये आपका प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन भी है और एकेडमिक डिसिप्लिन भी है। इसका जो फोकस होता है सोशल वर्क का होता है सोशल चेंज पर, सामाजिक बदलाव पर, समाज में बदलाव करना, सोशल कोहेंशन, सामाजिक एकजुटता, एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन ऑफ पीपल। लिबरेशन ऑफ पीपल का मतलब हुआ कि लोगों को समस्याओं से निकालना, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उससे निकालना, गरीबी से निकालना, लिबरेट करना, ठीक है, और एम्पावर करना। सोशल वर्क ये सभी 5 पॉइंट हैं, इनको प्रमोट करता है, ओके। आप लोग जो है थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में लिखते जाना चैट बॉक्स में, तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग हैं। एंड द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय प्रोवाइड करना, ये सभी के सभी सोशल वर्क के जो है केंद्र में है, सेंट्रल जो है दैट फोकस ऑन दी। सर एक्चुअली जब हम लोग मॉक टेस्ट दे रहे थे, मतलब जो ये डेफिनेशन है, इससे एक क्वेश्चन जो मेरे को ये याद हो गया है कि एक क्वेश्चन हमेशा मैंने देखा है इससे रिलेटेड कि कौन से 2 वर्ड्स हैं जो रिसेंटली अभी ये 2014 में डेफिनेशन में ऐड किए गए थे। नहीं, ये नहीं लिखा होगा उसमें कि 2 ऐड किए होंगे, वो ये पूछा होगा कि कौन से हैं जो कि इसमें हैं, क्योंकि इसमें बदलाव नहीं हुआ है, ये डेफिनेशन अडॉप्ट की गई है। इसका मतलब ये पूछेंगे कि ये जो 5 यहाँ दिए हैं मैंने, सोशल एक्शन, सोशल चेंज, सोशल कोहेंशन, एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन पीपल, इसमें से वो दे देंगे कि इनमें से कौन से जो है
जो एस्पेक्ट हैं जो कि सोशल वर्क की डेफिनेशन में है, ठीक है, ये पूछेंगे वो। तो आपको ये सभी पॉइंटर पता रहने चाहिए कौन कौन से हैं, और साथ साथ वो प्रिंसिपल ही पूछ लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार सुनिश्चित करना, लोगों को सामाजिक न्याय प्रोवाइड कराना, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना। ये जो है सभी के सभी प्रिंसिपल्स समाज कार्य के केंद्र बिंदु या सेंटर हैं। इस पर फोकस होता है सोशल वर्क का, ठीक है। हम लोग बहुत सारी थ्योरी पढ़ते हैं, फर्दर उसी डेफिनेशन में लिखा है थ्योरी के बारे में। सो वी यूज वेरियस सोशल थ्योरी, सोशल साइंस थ्योरी, ह्यूमैनिटीज़ थ्योरी, इंडिजिनस नॉलेज, तो कई प्रकार की थ्योरी हम लोग पढ़ रहे होते हैं। बिहेवियरल थ्योरी है, ठीक है, और डिफरेंट डिसिप्लिन्स की थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, सोशोलॉजी की थ्योरीज हैं, ओके, मेडिकल फील्ड की थ्योरी होती हैं, तो कई थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर। तो पूरा डेफिनेशन तो अभी लिखूंगा नहीं यहाँ पर, वो तो आपको एक बार देख लेना है, पढ़ लेना है। जो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं कि सोशल वर्क क्या क्या प्रमोट करता है, कौन कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है, कौन कौन से प्रिंसिपल जो है वो सोशल वर्क के केंद्र में है। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, सोशल ह्यूमन राइट्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और डाइवर्सिटी। यस सर। ओके, लैपटॉप एक्चुअली हैंग कर रहा है साथ में इसको रिकॉर्ड भी करना पड़ता है, तो एक और उसको चलाना पड़ता है साथ में, इस चक्कर में शायद हैंग कर रहा है। कोई नहीं, ठीक है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेवरेज रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर उन्होंने बात की 5 जेंट की, कि ये 5 बड़ी समस्याएं हैं यूके के अंदर, अगर इनको हम एड्रेस कर पाते हैं, ओके, तो एक सामाजिक सोशल रिकंस्ट्रक्शन, सामाजिक पुनर्निर्माण किया जा सकता है स्टेट के अंदर, एंड मेक देम देयर एज ए वेलफेयर स्टेट। उसके बाद आता है आपका CUS मूवमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम द लंदन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। कब फाउंड किया गया? 1869। Who is the founder? Octavia Hills. Samuel Burnett. ओके, ऑक्टाविया हिल के द्वारा एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बोलते हैं, सिस्टम का नाम था फ्रेंडली रेंट कलेक्टिंग, एंड सैमुअल बर्नेट के द्वारा टॉनी हॉल की स्थापना की गई। फ्रेंडली रेंट कलेक्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? नहीं सर। एनीवन? एनीवन नो? सर इसमें शायद ये था कि स्कूल वालों को उन्होंने बोला था कि आप गरीबों के साथ रहो। ठीक है। सी इसमें ये था कि इनकी जो टीम थी जो कि डायरेक्ट लोगों को हेल्प करते थे, स्पेशली जो मार्जिनाइज कम्युनिटी के जो स्लम लोग थे, तो जो टेनेंट्स थे, जो भी किराएदार थे जहाँ रहते थे, तो ये उसमें एक तो प्रोविज़न था कि उनका रेंट कलेक्ट करना, लेकिन साथ साथ उनको हम कैसे जो है हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया होता है जहाँ पर स्लम बस्ती होती है या फिर जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, तो वहाँ पर हेल्थ हाइजीन कंडीशन ख़राब रहती हैं। तो उसको हम कैसे उन लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं कि वो थोड़ा ध्यान रखें हाइजीन का, ठीक है, लिविंग कंडीशन बेहतर करें वहाँ की, ओके, बेहतर उनको अवेयर करना, उनको टीच करना, उनको सिखाना, इन सभी चीज़ों के बारे में भी उसको बोलते हैं फ्रेंडली रेंट कलेक्टिंग सिस्टम, ताकि जो स्लम कंडीशंस हैं, स्लम हाउसिंग की कंडीशन है, वहाँ का एनवायरनमेंट है, वो बेहतर हो पाए। ओके, ये मेन फोकस था, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराना, उसको अवेयर करना, जागरूक करना हाइजीन के बारे में, लिविंग कंडीशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इन सब के बारे में, और वेरियस एक्टिविटी के माध्यम से लोग कैसे एक साथ आकर के
एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं, सोशल सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना, ये फोकस था। ये तो हो गया आपका यूके के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूएसए। यूएसए में कब स्टार्ट हुआ? 1877 में सर, बफेलो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर। फाउंडेड बाई, स्टार्ट किसके द्वारा किया गया? सर हैम्फ्री गुडफ्रे। गटरीन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। चलो ठीक है, ये तो आपका बेसिक था जो को पता रहना चाहिए। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरीज। बाकी बहुत सारा इसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वो आप लोग आई होप याद किया होगा या पढ़ लेना, अभी उसको केवल लिखने से नहीं होगा। थ्योरीज बी यूज इन दी सोशल वर्क प्रैक्टिस। सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम थ्योरी की, जनरल सिस्टम थ्योरी। जनरल सिस्टम थ्योरी का मतलब क्या है, हम क्यों यूज करते हैं? देखिए, ये जो थ्योरी है एक फ्रेमवर्क यूज किया जाता है समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जो है किसी सर्टेन तरीके से क्यों बिहेव करता है, उसका कारण क्या है। ठीक है, वो सभी फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स वी हैव टू अंडरस्टैंड, कि जो कि इम्पैक्ट करते हैं किसी व्यक्ति को, कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वाई अ पर्सन इन बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे। तो जो फैक्टर्स होते हैं जिसको हम सब सिस्टम बोल सकते हैं, कौन कौन सी सब सिस्टम हो सकते हैं बताइए? फैमिली हो गया, कम्युनिटी हो गया, इंस्टीट्यूशंस है, अगर कोई बच्चा है तो स्कूल है, आसपास के सराउंडिंग से, अगर कोई कहीं जॉब करता है तो उसके जो सराउंडिंग से आसपास के, ये सभी के सभी सिस्टम है या जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी में या उसके बिहेवियर में, अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर तरीके से बिहेव कर रहा है तो उसके पीछे एक कारण या बोल सकते हैं जो इन्वायरमेंट होता है या जो सिस्टम होते हैं, सब सिस्टम होते हैं, ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इज इट क्लियर? तो सिस्टम थ्योरी का मतलब यहाँ पर यही है कि जनरल सिस्टम थ्योरी, कि व्हाट आर द फैक्टर्स जिसको सोशल वर्कर इन्वेस्टिगेट करता है, समझता है और कैसे इसको ठीक कर सकता है, ऐसे इम्प्रूव कर सकता है। जैसे एक बच्चा जो है स्कूल अगर जाना छोड़ दे तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो बच्चे को हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, दूसरा फैक्टर है इसको इसके आसपास का सिस्टम, फैमिली फंक्शनिंग किस प्रकार की है, ठीक है, उनके पेरेंट्स में के आपस के रिश्ते किस प्रकार के हैं, कन्फ्लिक्ट तो नहीं है फैमिली के अंदर, टीचर किस प्रकार के हैं वहाँ पर, ठीक है, उसका जो पीयर ग्रुप है वो कैसा है। तो ये सभी के सभी जो सब सिस्टम है या जो बोल सकते हैं पार्ट ऑफ सिस्टम, दीज आर द फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करेंगे किसी व्यक्ति को एक अलग तरीके से बिहेव करने में या अलग तरीके से कोई भी काम करने में। तो उस चीज़ को जानना, उन सभी फैक्टर्स को असेस करना, इन्वेस्टिगेट करना, उसका इम्पैक्ट देखना, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उस अंडरस्टैंड करने के लिए सोशल वर्कर जनरल सिस्टम थ्योरी यूज़ करते हैं। इज इट क्लियर? बेसिक। दूसरा है इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। ये क्या है, किसके द्वारा दिया गया? जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअल्स और व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के या उसके बिहेवियर को, और इसी प्रकार से इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के अंदर, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी में हम समझ पाते हैं कि कैसे इंडिविजुअल एंड उसका एनवायरनमेंट, उसके बीच में इंटरेक्शन किस प्रकार का है और वो भी किस प्रकार से इन्फ्लुएंस कर रहा है व्यक्ति को। तो यहाँ पर इन्होंने एक लेयर बना के दी कि दीज आर द डिफरेंट लेयर्स जो कि कहीं ना कहीं इसके माध्यम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द एनवायरनमेंट। पहली लेयर आपका माइक्रो सिस्टम, उसके बाद मीजो सिस्टम आएगा, नेक्स्ट
एक्सो सिस्टम आएगा, उसके बाद मैक्रो। और एक मैक्रो हो गया, और कोई लेयर है इसमें? क्रोनो। क्रोनो भी हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि क्रोनो जो है, जैसे कि एग्जांपल मैंने ऐड किया हुआ है नोट्स के अंदर कि किस प्रकार से बच्चे का जो है पर्सनालिटी पर इन्फ्लुएंस जो होता है डिफरेंट सिस्टम्स का, वो कौन कौन से उसके अंदर आते हैं। तो क्रोनो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में, माइक्रो सिस्टम का मतलब होता है इमीडिएट सराउंडिंग्स। इमीडिएट सराउंडिंग के अंदर फैमिली आ जाती है, पेरेंट्स आ जाते हैं, सिबलिंग्स आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा है मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम के अंदर आता है आपका कि जो माइक्रो सिस्टम है उसके अंदर इंटरेक्शन, या आपके बाकी की, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट है तो एक टीचर भी इसके अंदर आएगा आपका, तो इनके बीच में इंटरेक्शन, मल्टीपल माइक्रो सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन, वो भी इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। दो माइक्रो सिस्टम, एक M1 है M2 है, इनके बीच में इंटरेक्शन है, वो भी कहीं ना कहीं डिफरेंट तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा व्यक्ति को। तीसरा है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में बाहरी इन्वायरमेंट जो कि इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है किसी व्यक्ति के बिहेवियर को। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स कहीं पर जॉब करते हैं, आर्मी में है या फिर और किसी प्रकार की जॉब है, तो वो किस प्रकार के एनवायरनमेंट में रहेगा, उसका इम्पैक्ट भी बच्चे की पर्सनालिटी पे पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में कल्चर आ गया आपका, ठीक है, सोसाइटल इन्फ्लुएंस आ गया, इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और लास्ट है आपका क्रोनो सिस्टम, जो कि टाइम रिलेटिव होता है। जैसे कहीं पर किसी प्रकार का कन्फ्लिक्ट हो गया या वार हो गया, ओके, कोविड-19 का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वो जो एक्सपीरियंस या जो अनुभव है उस टाइम पे जो है, जितने भी लोग उनको अनुभव किए, एक्सपीरियंस किए कन्फ्लिक्ट को, वार को या किसी प्रकार के इश्यूज़ को, वो एक कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है व्यक्ति को पर्सनालिटी पर या उसके बिहेवियर पर। तो दीज आर द डिफरेंट सिस्टम जिसके माध्यम से इन्होंने बताया कि जो कनेक्शन है, इंटरकनेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल्स through these different system. Clear? नेक्स्ट है सोशल लर्निंग थ्योरी। किसके द्वारा दी गई? अल्बर्ट बंड्यूरा। अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। इनके द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से लोग जो है, कोई भी इंडिविजुअल लर्न करता है बिहेवियर को। बिहेवियर लर्निंग कैसे होती है? थ्रू दी ऑब्जर्वेशन, थ्रू दी इमिटेशन, नकल करके, देख करके, ठीक है। देख करके हम लर्न कर रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं, इमिटेट करके, नकल करके, दूसरे को देख करके याद कर रहे होते हैं, ओके। तो ये जो थ्योरी बेसिकली इनके द्वारा यूज़ की गई कि अगर हम इस थ्योरी को यूज़ करके या सोशल लर्निंग थ्योरी के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कोई बच्चा किस प्रकार से एक डेविएंट बिहेवियर या बोल सकते हैं कि नेगेटिव बिहेवियर कैसे अडॉप्ट करता है, किस प्रकार से देख करके वो सीख रहा होता है, ठीक है। तो जो मैल एडेप्टिव फंक्शनिंग है बिहेवियर में, उसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो कई प्रकार की इसमें टेक्निक है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग टेक्निक है, उसके माध्यम से समझ सकते हैं, मॉडलिंग, रोल प्लेइंग, these are the some techniques that use social worker to understand the behavior of individual. अब इसमें इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर प्रिंसिपल बताए। उन्होंने कहा कि लर्निंग तो पॉसिबल है थ्रू द ऑब्जर्वेशन, लेकिन दीज आर द स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो एनी इंडिविजुअल्स, कि तभी जो पूरा लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होगा। कौन कौन सी स्टेप्स हैं? पहला प्रिंसिपल जो है इसका, अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है कि जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्व करेगा बिहेवियर को। जैसे एक बच्चा जो है अपने पेरेंट्स को देखता है और उसे सीख रहा होता है, जिस प्रकार से पेरेंट्स बात करते हैं या उनके बिहेवियर को देखता है, समझता है, तो वो बच्चा धीरे धीरे करके सीख रहा होता है। तो एबिलिटी, किसी व्यक्ति की एबिलिटी कि फोकस करे रेलेवेंट एस्पेक्ट पर, जो उसको सीखना है, देखना है, लर्न करना है। दूसरा क्या है?
रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ रिमेंबर, उस चीज़ को याद रखना लंबे समय तक, जो भी उसने ऑब्जर्व किया है किसी व्यक्ति के द्वारा, कोई भी बिहेवियर या इन्फॉर्मेशन उसने देखी है, उसको उसको ऑब्जर्व किया है, उसको रिटेन करना, उस इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर करना। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि जो चीज़ यहाँ मैंने बात की ऑब्जर्वेशन की, इमिटेशंस की, उसको इमिटेट कर पाना, कि जो लर्न बिहेवियर है ना, किसी व्यक्ति ने जो है अपने सराउंडिंग्स को देखा, समझा और उसको कुछ याद किया, समझा, उसको इमिटेट कर पाना, उसको नकल कर पाना, उसको दोबारा से प्रोड्यूस कर पाना, द एबिलिटी टू इमिटेट दैट लर्न बिहेवियर। नेक्स्ट आता है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? द डिज़ायर टू परफॉर्म, मतलब इच्छा भी होनी चाहिए। आप याद कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक आप उस बिहेवियर को बार बार दोहराए तभी पाएंगे जब मोटिवेशन होगा। ओके, जब आप उसको परफॉर्म करने की चाहत होगी, आपकी डिज़ायर होगी उस चीज़ को प्रोड्यूस करने की, दैट इज़ द मोटिवेशन। ओके, दीज आर द 4। और लास्ट एक भी आता है दोबारा उसको, बिहेवियर दैट एक्चुअली परफॉर्म, कि आफ्टर मोटिवेशन हम अगर उसको दोबारा से परफॉर्म कर पाते हैं, रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, तो ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। दीज आर द 4 स्टेज ऑफ लर्निंग या प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल लर्निंग। क्लियर? सर इसमें मोटिवेशन की जगह रीइंफोर्समेंट भी आता है क्या? हाँ, रीइंफोर्समेंट मतलब यहाँ पर यही है। मोटिवेशन कैसे होगा? मोटिवेशन यार अवार्ड, जैसे कि मान लीजिए एक बच्चे को सिखाया जाता है कुछ, या तो उसको हम अवार्ड देते हैं, रिवार्ड देते हैं, उसको रीइंफोर्स करते हैं। ठीक है, रीइंफोर्स मतलब होता है कि उसको बोलते हैं कि अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया है एग्जाम में, तो उसको हम रीइंफोर्स कर रहे हैं, उस चीज़ को पॉजिटिवली देख रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको कुछ दे रहे हैं, सो दैट कि दोबारा उसको रिपीट करे। हमारा फोकस तो मोटिवेशन का ये होता है ना कि रिपीट कराना सेम चीज़ को। अगर रिपीट नहीं करेगा तो जो लर्न बिहेवियर है वो तो फिर धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। सो मोटिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। वी कैन अटेंशन के माध्यम से हम देख सकते हैं, रिटेन भी कर सकते हैं, उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं कुछ शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए। अगर उसको हमको बार बार रिपीट कराना है, लंबे समय तक रिटेन करना है, तो मोटिवेशन होना चाहिए, आंतरिक हो या बाहरी हो, उसको हम रीइंफोर्स कर सकते हैं, या उसको स्वतः से ही अगर मोटिवेशन आ रहा है तो वो दोबारा से उसको परफॉर्म करेगा। उसकी अगर डिज़ायर, उसकी इच्छा है तो अगेन दोबारा से जो लर्न बिहेवियर है उसको रिपीट करेगा। ओके, क्वेश्चन में पांचवा क्या बताया आपने? बिहेवियर दैट इज एक्चुअली परफॉर्म, मतलब वैसे ही ये कहीं कहीं नहीं लिखा होता है, यही 4 लिखे होते हैं, लेकिन मोटिवेशन के बाद ये हम ऐड कर सकते हैं कि जो बिहेवियर जो हम वास्तव में उसको परफॉर्म कर रहे हैं मोटिवेशन के बाद भी। ओके, जैसे आप 5-6 महीने तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम भी ना दो, तो फिर जो बिहेवियर आपने लर्न किया उसको परफॉर्म ही नहीं किया आपने ना। सो वंस यू कंप्लीट द पूरी साइकिल तो आपका हो जाएगा। दीज आर द 5 प्रिंसिपल्स। ओके, लेकिन कहीं कहीं पर ये 4 लिखे होते हैं। दीज आर द 4 प्रिंसिपल: अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोड्यूस और मोटिवेशन। क्लियर? क्लियर सर। इसी में आपका जो बिहेवियरल थ्योरी है, इसमें एक और बिहेवियरिस्ट हुए जिनका नाम था B.F. स्किनर। उनके द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी? ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी। इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, ऐसे समझ लेते हैं कि इनके द्वारा बोला गया है कि जो बिहेवियर है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। बेसिकली जो बिहेवियर है उसको हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाय दी रीएनफोर्समेंट और बाय दी पनिशमेंट। पनिशमेंट एक्चुअली वर्क नहीं करता है लंबे समय तक के लिए, तो फाइनली उन्होंने बोला कि अगर हमको बदलाव करना है, चेंजेस करना है बिहेवियर में, तो रीएनफोर्समेंट जो है वो इफेक्टिव है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है आपका साइकोसोशल थ्योरी। सर क्या इसको और पॉलो फ्रेरे की थ्योरी एक बार आप बता देंगे दोनों को, मतलब डिफरेंस करके? पॉलो फ्रेरी यहाँ ऑपरेशनल कंडीशन थ्योरी और क्लासिकल कंडीशन थ्योरी बता देंगे। अभी हम लोग इसको अब देखो डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर टाइम लगेगा। नहीं सर, ऐसे ऊपर ऊपर से बता दीजिए। किस किस को? ऑपरेशनल कंडीशन थ्योरी और क्लासिकल कंडीशन थ्योरी जो पॉलो की है। पाओलो थ्योरी, यस सर। ठीक है।
या उसको हम लास्ट में ले लेंगे तो थोड़ा डिटेल में समझ पाएंगे। अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। सो साइको सोशल थ्योरी बताइए कोई, क्या होता है। साइको जिसको बोलते हैं मनोसामाजिक बात का सिद्धांत। किसको बता दिया गया? फ्लोरेन हॉल, सिग्मंड सिगमंड फ्रॉइड। एरिक एरिक्सन। बहुत सारे आंसर आ रहे हैं अलग अलग। सर वो साइको सिग्मंड फ्राइड है। देखो साइको सोशल अलग है, साइको सेक्चुअल अलग है। साइको सेक्सुअल सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, साइको सोशल एरिक एरिक्सन ने दिया। एरिक एरिक्सन, ठीक है। और जो साइको सेक्चुअल थ्योरी है, साइको डायनामिक थ्योरी है, ये आपका सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो मनोसामाजिकवाद का सिद्धांत और ये आपका मनोगतिकी का सिद्धांत। देखिए एरिक एरिक्सन के द्वारा इसमें बताया गया साइको सोशल थ्योरी के अंदर। सेकेंड, ये जो एक कंसेप्ट और है हमारा पर्सन इन द इन्वायरमेंट थ्योरी, वो भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है, बोल सकते हैं। ठीक है। इसके द्वारा बोला गया कि जो भी किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी जो है उसका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो स्टेजेस में होता है। ओके, बहुत सारी स्टेजेस आती हैं डिफरेंट एज में। उन सभी स्टेजेस के अंदर धीरे धीरे करके कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति जो है धीरे धीरे परफॉर्म करता है उन सभी स्टेजेस में जा करके, और उसके अंदर एक वर्च्यू डेवलप होता है। ओके, उसके बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेज में जाता है वो। तो ये जो विकास का क्रम है डिफरेंट स्टेज के अंदर है। कौन कौन सी स्टेजेस हैं? जैसे कैपेसिटी ऑफ ट्रस्ट बिल्डअप करना, ऑटोनमी, ठीक है, इंडस्ट्रियस होना, आइडेंटिटी डेवलप करना, टोटल 8 स्टेज दी गई है। ओके, अगर उसके अंदर ये जो डिफरेंट वर्च्यू डेवलप नहीं हो पाते हैं, उसको परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो काइंड ऑफ एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। कन्फ्लिक्ट अलग अलग तरीके से हो सकता है। मिसट्रस्ट डेवलप होगा, या सेम एंड डाउट की भावना डेवलप होगी व्यक्ति के अंदर, गिल्ट की भावना डेवलप होगी, कन्फ्यूजन, आइसोलेशन। तो ये दोनों के बीच में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनमी वर्सेस सेम एंड डाउट, इन सभी डिफरेंट स्टेज के अंदर व्यक्ति जाता है और उसकी धीरे धीरे करके डेवलप पर्सनालिटी का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है इन डिफरेंट एजेस के। So these are the 8 stages. 1 second. अब 8वां स्टेज तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आई थिंक पता होगा सबको। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया साइकोडायनामिक थ्योरी। साइकोडायनामिक थ्योरी दी गई है फ्रॉइड के द्वारा। इन्होंने यहाँ पर पर्सनालिटी को एक्सप्लेन किया, किसी ने लिख के भेजा हुआ है, ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी, सेम, इनिशिएटिव, गिल्ट, आइडेंटिटी, रोल कन्फ्यूजन। ठीक है, करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि जो पर्सनालिटी का विकास हो रहा है, यहाँ पर जैसे इन्होंने बताया कि पर्सनालिटी का डेवलपमेंट डिफरेंट स्टेज के अंदर होता है। इन्होंने बताया कि पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो आपका 2 फोर्सेस से होता है। एक होता है आपका कॉन्शियस, दूसरा अनकॉन्शियस। ओके, तो ये जो कुछ इंटरनल फोर्सेस हैं उसकी वजह से किसी व्यक्ति का पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। और साथ साथ बताते हैं कि पर्सनालिटी का विकास जो हो रहा है जनरली जन्म से लेकर 3 साल या 5 साल तक किसी बच्चे का
विकास हो जाता है या होता है, और बाद में फ्यूचर में वही इम्पैक्ट करता है उसकी लेटर पीरियड ऑफ लाइफ में, कि किसी व्यक्ति का पर्सनालिटी किस प्रकार का है, डिपेंड करता है कि बचपन में उसकी किस प्रकार से उसकी पर्सनालिटी का शेपिंग हुई है, कि अर्ली चाइल्डहुड किस प्रकार का हुआ है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्यूचर में किसी व्यक्ति के। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने पर्सनालिटी को 3 कंपोनेंट बताए। पहला आपका है इद, दूसरा है ईगो, और तीसरा है सुपर ईगो। ओके, तो ये स्टेट है, अवस्था है व्यक्ति की, व्यक्तित्व की या पर्सनालिटी की या ईगो स्टेट की। पहली अवस्था है इद। इद का मतलब क्या होता है? इद बेसिकली काम करता है इम्पल्स पर, बेसिक इंस्टिंक्ट पर, ग्रेटिफिकेशन पर, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इसको बोलते हैं, प्लेजर पे काम करता है। दूसरा है आपका ईगो। ईगो एक काइंड ऑफ मीडिएटर होता है, या उसको बोलते हैं पुलिसमैन, या जो कि सही डिसीजन लेता है ईद और सुपर ईगो के बीच में। तो किसी व्यक्ति की अगर जो स्टेट, पर्सनालिटी की स्टेट अगर ईगो स्टेट है, तो व्यक्ति बेहतर सही डिसीजन ले पाएगा, रैशनल डिसीजन लेगा, सही डिसीजन लेगा, और बेहतर तरीके से ईगो और ईद के अंदर, सुपर ईगो के अंदर सही मतलब मीडिएट कर पाएगा। और जो सुपर ईगो है वो काम करता है ऑन दी मोरालिटी प्रिंसिपल। ओके, कि बिहेव मोरली और रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना, दैट इज द सुपर ईगो। बिल्कुल लाइफ लॉन्ग ने लिखा है। देखो, पहला ये काम करता है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर पर, दैट इज द ईद। दूसरा ईगो है, दैट इज काम करता है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस बोल सकते हैं। तीसरा काम करता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी। ओके, तो तीनों क्लियर है? तो ये बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का बिहेवियर अगर किसी भी स्टेट के अंदर है, तो उससे हम समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का बिहेवियर बहुत ही बोल सकते हैं कि एबनॉर्मल है, तो आसानी से पता लगाया जा सकता है बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक कि किस स्टेट के अंदर व्यक्ति की पर्सनालिटी का स्टेट है, ईगो स्टेट है या सुपर ईगो है या ईद है, तो उसको हम बदलाव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, तो कोई व्यक्ति कैसे बिहेव कर रहा है, किस एक्ट में बिहेव कर रहा है, उसको समझा जा सकता है बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक। ड्रीम इंटरप्रिटेशन उन्होंने दिया है, ठीक है, ट्रांसफेरेंस है, और कई प्रकार की मैकेनिज्म दी जिसके माध्यम से उसका जो अनकॉन्शियस माइंड है, उसके जो विचार हैं अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, जो थॉट्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो डिज़ायर हैं, वो सब समझी जा सकती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं व्यक्ति के पर्सनालिटी पे। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ थॉट्स और इमोशंस 90% अनकॉन्शियस माइंड के अंदर रहते हैं, और जो कॉन्शियस माइंड होता है उसमें तो बहुत ही कम डेटा होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे विचार होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होती हैं, तो वो हमारी पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट करती है। तो उसको जानना समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सिगमुंड फ्रायड का काम उस पर ज़्यादा है। क्लियर? सर थोड़ा सा इसमें ये बता दीजिए कि जैसे हमारा ईगो है वो किससे कनेक्ट होता है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, ऐसे करके होता है। अच्छा, ओके, एक मिनट। ईगो क्या बोल रहे हैं? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये बोल रहे हो? हाँ सर, ये मतलब हाँ सर, ये किससे किससे जुड़े होते हैं? जैसे ईगो है, ईद है और सुपर ईगो है, कौन सा इससे किससे कनेक्ट होता है? नहीं, देखो, वो आपका ईगो स्टेट है, वो आपकी पर्सनालिटी का स्टेट है, ठीक है। कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड अलग है, मतलब कनेक्ट करके देख सकते हो। लेकिन अब जैसे कि अनकॉन्शियस का मतलब होता है कि व्यक्ति अचेतक होता है, अचेतक मन होता है, कि जब व्यक्ति जो है अचेतक मन का मतलब होता है कि जब अवेयर नहीं है चीज़ों के बारे में। ओके, वो होता है अनकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस मतलब होता है कि अर्धचेतक मन, कि आपको कुछ याद रहता है, कुछ भूल जाते हैं। ऐसी अवस्था जहाँ पर चीज़ें जो है क्लियर होती हैं बहुत सारी। जैसे एग्जाम में बैठे होते हैं तो स्टूडेंट को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता रहती है, वो देख के क्वेश्चन समझ जाता है, कुछ चीज़ें नहीं याद रहती हैं। अगर जोर लगाता है तो फिर उसको ध्यान आ जाता है कि अच्छा इसका आंसर ये हो सकता है। वो होता है हमारा अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, अर्धचेतक मन। और पहला है कॉन्शियस, मतलब चेतक मन, चेतन अवस्था। जैसे अभी हम यहाँ पर बोल पा रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, पूरा कॉन्शियसली आप देख पा रहे हैं, तो ये हमारा चेतन मन कहलाएगा। ठीक है,
तो वो कोई व्यक्ति, जैसे कि मान लीजिए आपका ईद है, तो ईद तो आपका एक स्टेट हो गया व्यक्ति के पर्सनालिटी का, ठीक है ना। तो कोई भी स्टेट हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति कॉन्शियस माइंड में है फिर भी वो ईद स्टेट में हो सकता है, ईगो स्टेट में हो सकता है। क्लियर? हम्म। सोशल एक्सचेंज थ्योरी। सोशल एक्सचेंज थ्योरी क्या है? बताइए, एनीवन? मतलब बेसिकली होता है गिव एंड टेक का रिलेशनशिप बताया गया कि एग्जांपल के साथ अगर हम किसी को कोई चीज देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो एक्सेप्ट करते हैं कि वो भी हमको वैसा ही देगा। तो इसमें सर वही कि गिविंग एंड टेकिंग। हाँ, सो बेसिकली पीपल मेक डिसीजन। जब व्यक्ति डिसीजन ले रहे होते हैं तो दैट इज़ बेस्ड ऑन द कॉस्ट एंड बेनिफिट, ठीक है। हर एक व्यक्ति कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करता है, उसके बाद ही डिसीजन लेता है, ठीक है। उसमें क्या क्या रिस्क है, उसको क्या बेनिफिट हो सकता है, उसको क्या पोटेंशियल बेनिफिट हो सकता है, वो सभी देखता है, ओके। तो इस थ्योरी का सोशल वर्कर यूज़ करते हैं समझने के लिए कि कोई व्यक्ति किस प्रकार के रिलेशन बना रहा है, उसमें उसका क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, ठीक। क्या वो बेहतर एक बोल सकते हैं रिलेशन या एक्सचेंज कर पा रहा है जिसमें उसका बेनिफिट है या उसका नुकसान है, ओके। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए सोशल एक्सचेंज थ्योरी यूज़ की जाती है सोशल वर्कर के द्वारा, ओके। क्लाइंट और उसके आसपास के एनवायरनमेंट को समझना। अगर जो एक्सचेंज है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एक्सचेंज इनबैलेंस है, इसमें एक व्यक्ति का बेनिफिट हो रहा है, एक का नहीं हो रहा है, तो वो व्यक्ति सही डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा है? क्योंकि जनरली डिसीजन लिया जाता है व्यक्ति का कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस देख करके। अगर वो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस नहीं कर पा रहा है तो उस चीज़ को समझना, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, जो इनबैलेंस है उसको समझना और उसको आइडेंटिफाई करके एड्रेस करना, ये फोकस होता है सोशल एक्सचेंज थ्योरी का, या यूज बोल सकते हैं एप्लीकेशन बाय द सोशल वर्कर। क्लियर? एक बार एक्सप्लेन करेंगे उसको? ठीक है, ये आपका सोशल एक्सचेंज थ्योरी जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया, ठीक है। ये बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब इंटरेक्ट करता है दूसरे लोगों से तो हमेशा वो देखता है कि उसमें, या मतलब कोई डिसीजन ले रहा होता है व्यक्ति, तो हमेशा उसमें कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस देखता है कि उसमें उसका नुकसान क्या होने वाला है, क्या बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है डिसीजन लेने के समय पर। ये हर कोई व्यक्ति, हम सभी लोग जो है, जब भी हम कोई डिसीजन ले रहे होते हैं या कोई रिलेशन बना रहे होते हैं और कोई लोगों से मिल रहे होते हैं, तो हमेशा हमारे दिमाग में रहता है कि इसमें कॉस्ट बेनिफिट क्या है। कुछ लोगों से आप नहीं बात करते, नहीं इंटरेक्ट करते ज़्यादा, क्योंकि आपको लगता है कि शायद जो है वहाँ से कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। बेनिफिट नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, ओके। मेंटल पीस आल्सो इम्पॉर्टेंट। आप वही रिश्ते बनाते हैं जहाँ पर आपको खुशी मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम रिश्ते बनाना या कुछ भी, कोई भी हम डिसीजन लेते हैं उसमें हमेशा कॉस्ट एंड बेनिफिट देख रहे होते हैं, ओके। तो अगर कोई व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो वहाँ पर सोशल वर्कर इंटरवीन करते हैं कि उसके द्वारा अगर जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जा रहा है और सही से उसको उसमें बेनिफिट नहीं है, केवल नुकसान ही नुकसान है, या इनबैलेंस है, जो ट्रांजेक्शन है, जो एक्सचेंज है वो इनबैलेंस है, तो उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना और उसको कैसे ठीक कर सकते हो, किसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उस चीज़ का असेसमेंट करना सोशल वर्कर इस थ्योरी के माध्यम से यूज करके समझ पाते हैं और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बना पाते हैं, ताकि एक ऐसा बिहेवियर या इस प्रकार का एक्शन व्यक्ति ले पाए जहाँ पर उसका बेनिफिट भी हो या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सही तरीके से कर पाए। क्लियर? आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अटैचमेंट थ्योरी। अटैचमेंट थ्योरी के बारे में बताइए। ये दिया गया था जॉन बाउली के द्वारा। ये बताते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार से दूसरों के साथ इंडिविजुअल, हाउ एनी इंडिविजुअल फॉर्म अटैचमेंट
विथ अदर्स, दूसरों के साथ हम किस प्रकार से अटैचमेंट बना रहे होते हैं, फॉर्म कर रहे होते हैं, इस चीज़ को समझना इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, अगर सिक्योर अटैचमेंट बना पाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल हम लेते हैं चाइल्ड का। ओके, अगर वो सिक्योर अटैचमेंट बना पाता है अर्ली चाइल्डहुड के अंदर, जो उसको हेल्प करता है उसके कॉग्निटिव और उसके सोशल डेवलपमेंट के। इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर में जो है जब वो बड़ा होगा तो बेहतर तरीके से रिश्ते बना पाएगा, रिलेशन बिल्डअप कर पाएगा अपने सराउंडिंग्स में, ठीक है। उसको ट्रस्ट होगा और बाकी के जो इमोशनल बोल सकते हैं डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा व्यक्ति का सिक्योर अटैचमेंट के अंदर। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो प्राइमरी केयर गिवर है उसके साथ बच्चे का जो है अटैचमेंट बहुत ही सिक्योर होना चाहिए। अगर इनसिक्योर अटैचमेंट होगा, ट्रस्ट नहीं होगा, तो फ्यूचर में जो है बाकी के जो रिश्ते होंगे उसके पीछे में जो बनाएगा वो भी कहीं ना कहीं उतने इफेक्टिव नहीं होंगे, ठीक है। तो सिक्योर अटैचमेंट का जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली फॉर द चाइल्ड, और स्पेशली जो कि प्राइमरी केयर वगैरह मदर है, फादर है या उसके जो भी आसपास है उन लोगों से जो अटैचमेंट अगर परफेक्ट है तो फ्यूचर में जा करके जो उसका, क्योंकि इसमें बताते हैं कि जो पास्ट एक्सपीरियंस है किसी व्यक्ति का वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है उसके फ्यूचर रिलेशन पे। तो फ्यूचर रिलेशन इतने इफेक्टिव तभी होंगे जब उसका जो शुरुआती स्टेज, जैसे कि मैंने बताया चाइल्ड का, तो अगर वो सिक्योर अटैचमेंट बना पाता है, रिश्ते बना पाता है, तो फ्यूचर में उसको जो है दिक्कत नहीं आएगी, डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ओके, तो ये अटैचमेंट थ्योरी हम यूज़ करते हैं स्पेशली जैसे फास्ट ट्रॉमा है उस चीज़ को असेस करने के लिए, किसी प्रकार का ट्रॉमा कोई फेस कर रहा है, ओके, उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, और किसी भी इंडिविजुअल का जो एक अटैचमेंट पैटर्न होता है किसी भी रिश्ते के अंदर उसको जानना समझना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लिए इस थ्योरी का यूज़ किया जाता है। हेल्दी कनेक्शन बनाने के लिए, हेल्दी कनेक्शन को कंटिन्यू करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम इस थ्योरी का यूज़ करते हैं। क्लियर है? यस सर। रैशनल चॉइस थ्योरी, रैशनल चॉइस थ्योरी क्या है बताइए? गैरी बेकर के द्वारा दिया गया था इसको। अभी डिस्कस किए थे हम लोग, वैसे उससे थोड़ा आपको रिलेट करके देख सकते हैं। रैशनल चॉइस थ्योरी का मतलब होता है जब व्यक्ति के पास मल्टीपल चॉइसेस होते हैं तो उन मल्टीपल चॉइसेस में या सॉल्यूशंस होते हैं उसमें वो एक पर्टिकुलर कोई सॉल्यूशंस या ऑप्शन चूज कर रहा होता है एक सर्टेन वे में। तो कोई व्यक्ति क्यों पर्टिकुलर डिसीजन ले रहा है उस चीज़ को समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, कोई क्लाइंट कैसे ये डिसीजन ले पा रहा है उसको समझने के लिए हम लोग रैशनल चॉइस थ्योरी यूज़ करते हैं, ठीक है। जनरली यूज़ किया जाता है मैनेजमेंट में, इंडस्ट्री के अंदर, कि जो उनके क्लाइंट होते हैं या जो उनके मान लीजिए एम्प्लॉइज़ हैं उनको उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन कितना इफेक्टिव तरीके से डिसीजन ले पा रहा है। उसके पास अगर मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो वो ये डिसीजन क्यों ले रहा है, इसका पीछे कारण क्या है, उस चीज़ को जानना, समझना, अंडरस्टैंड करना। तो ये रैशनल चॉइस थ्योरी यूज़ की जाती है व्यक्तियों के बिहेवियर को समझने के लिए, उनके डिसीजन को समझने के लिए, कि अगर उनके पास चॉइसेस हैं और कौन सी चॉइसेस उन्होंने प्रेफर की, उस चीज़ को समझने के लिए रैशनल चॉइस थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, कार्ल मार्क्स। ये आपका एक सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, सोशोलॉजिकल थ्योरी है, जिसमें हम लोग देख रहे होते हैं क्या है, बताइए एक मिनट को। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में हम लोग क्या देखते हैं? तो कार्ल मार्क्स
उसके हिसाब से कन्फ्लिक्ट है यानी पुअर और रिच के बीच में। तो ये बताते हैं बेसिकली कि जो कन्फ्लिक्ट है या जो सोशल चेंज जो है, पावर एंड स्ट्रक्चर इम्पैक्ट, हाँ ठीक है, बेसिकली जो सोसाइटल इनइक्वालिटी है समाज के अंदर या पावर इनबैलेंस है, दीज आर द सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। क्या क्या? पावर इनबैलेंस एंड कन्फ्लिक्ट या सोसाइटल इनइक्वालिटी समाज के अंदर। ओके, ये इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट होता है, इसकी वजह से ही समाज में बदलाव आता है, चेंज आता है। ओके, और ये बताते हैं कि वैसे भी सोसाइटी के अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है और उस पर बहुत ज़्यादा जो है, जो डोमिनेंट क्लास है या सर्टेन ग्रुप्स होते हैं उनके पास पावर होती है, वो डोमिनेट करते हैं, वो लीड करते हैं। ओके, और जो डिस्पैरिटी है उसको अंडरस्टैंड करने की, जैसे कि ऑप्रेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसको समझने के लिए हम लोग कन्फ्लिक्ट थ्योरी यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके माध्यम से जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, जो वर्किंग क्लास है, इंडिविजुअल्स हैं जो कि एक ऑपरेसिव स्ट्रक्चर की वजह से जो सफ़र कर रहे होते हैं या इंजस्टिस हो रहा है उनके अगेंस्ट में, उसको समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, हेल्प करने के लिए, लोगों को एम्पावर करने के लिए, मार्जिनलाइज कम्युनिटी को, वर्किंग क्लास को, ताकि उनके पास इक्विटेबल रिसोर्सेज हो, उनको भी मौका मिले, सामाजिक इंजस्टिस जो हो रहा है वो ना हो। ओके, सोशल जस्टिस इंश्योर हो सके, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग कन्फ्लिक्ट थ्योरी यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो जो मेन फोकस होता है इस पर्सपेक्टिव पर होता है कि सामाजिक जो अन्याय है या इनइक्वालिटी है या पावर इनबैलेंस है, वो आपका एक सोर्स होता है कन्फ्लिक्ट का, झगड़े का और सामाजिक बदलाव का। ये बेसिक है कन्फ्लिक्ट थ्योरी का। तो फर्दर उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं बोर्जुआ क्लास एंड प्रोलेटेरिएट क्लास से, वर्किंग क्लास है और आपकी जो दूसरी क्लास जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, पावर है, टेक्नोलॉजी है, ऑल दीज थिंग्स। कॉग्निटिव थ्योरी, क्या है कॉग्निटिव थ्योरी? ये जो पर्सपेक्टिव है जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी, यहाँ पर हमारा जो फोकस होता है कि हमारे विचार, हमारे थॉट्स हैं जो हैं, हमारे जो बिलीफ है वो हमारे बिहेवियर को सेव करते हैं, हमारे इमोशंस जो है वो हमारे बिहेवियर को सेव कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग CBT यूज करते हैं। ओके, CBT कहाँ यूज़ किया जाता है? जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। बताइए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ थॉट्स एंड बिलीफ इन शेपिंग आवर बिहेवियर। हमारा जो व्यवहार है, हमारा बिहेवियर जो है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे विचार, हमारे बिलीफ। तो अगर थॉट प्रोसेस नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव थॉट प्रोसेस को बदलना होगा, चेंज करना होगा। उसलिए हम लोग ये बहुत सारी थ्योरी पढ़ते हैं, कॉग्निटिव थ्योरी, CBT है, बाकी कि जो नेगेटिव थॉट पैटर्न बन रहा है किसी व्यक्ति का, उस नेगेटिव थॉट पैटर्न को हम कैसे बदलें, कैसे चेंज करें। तो कई प्रकार की हम लोग अप्रोच यूज़ करते हैं, CBT है या पर्सन सेंटर्ड थ्योरी है या बाकी की भी थ्योरी है, इसके माध्यम से हम उसको बदल सकते हैं। ओके, बहुत सारे केसेस होते हैं, आपका OCD है या PTSD है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ट्रॉमा है। ओके, तो कॉग्निटिव बिहेवियरल जो मॉडल्स हैं, जो मेथड्स हैं, उनको हम यूज़ करते हैं बदलाव के लिए। ओके, व्यक्ति के अंदर सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करना, उसके अंदर सेल्फ एफिशिएंसी डेवलप करना, उसको एम्पावर करना, उसके विचारों को बदलना, नेगेटिव थॉट पैटर्न को चेंज करना पॉजिटिवली। ओके, व्यक्तियों को जो डिप्रेशन, एंजाइटी है, तो पूरा फोकस यहाँ पर इन सभी थ्योरी का होता है कि किस प्रकार से व्यक्ति के विचारों को हम बदल पाएँ, चेंज कर पाएँ, थॉट प्रोसेस को बदल सकें। क्योंकि जैसे उसके विचार होंगे, जैसे उसका थॉट प्रोसेस होगा, वही उसके स्वभाव में, उसके कंडक्ट में दिखेगा और वही रिफ्लेक्ट करेगा उसकी पर्सनालिटी में। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि हम कैसे इन विचारों को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरियस थ्योरीज। ओके, तो इन सभी केसेस को हम कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर पढ़ रहे होते हैं। आगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको पर्सन सेंटर्ड थ्योरी और CBT। यहाँ तक क्लियर है बेसिक?
बताइए। यस सर। मोटिवेशन थ्योरी, मोटिवेशनल थ्योरी किसके द्वारा दी गई? मैस्लो। देखिए, कोई व्यक्ति कोई काम क्यों करता है, अगर कोई पर्सन जो है डूइंग समथिंग और एक्टिंग, तो उसको क्या चीज़ है उसको जो है पुश करती है, उसको आगे बढ़ाती है, वो है आपका मोटिवेशन। कुछ तो होना चाहिए ना मोटिवेशन। ओके, तो ये बताते हैं कि अगर व्यक्ति की जो प्रेजेंट नीड है, शुरुआती जो नीड होती है जैसे कि फूड है, शेल्टर है या सेफ्टी है, अगर ये इंश्योर हो जाती हैं, अगर ये फुलफिल हो जाती हैं, ओके, तब व्यक्ति चाहता है उसकी जो हायर नीड हो, हायर गोल जो है, ओके, जैसे लव है, अफेक्शन है, रिलेशनशिप है और बाकी चीज़ें हैं, उन पर फोकस करता है। तो किसी व्यक्ति को जो है इस मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि उसकी जो बेसिक नीड है, प्रेसिंग नीड है, वो फुलफिल हो, फर्दर देन वो मोटिवेटली आगे बढ़ेगा। जो हिरार्की उन्होंने दी है, पिरामिड दिया हुआ है मोटिवेशन थ्योरी का। क्लियर? कौन कौन से स्टेजेस हैं बताइए। यस। आई थिंक पता होगा, पेपर वन में भी आता है, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल लैग थ्योरी, BWF ऑकबर्न के द्वारा दिया गया। कल्चरल लैग थ्योरी का मतलब क्या है? सर मतलब जो डेवलपमेंट हुआ है, और मतलब इसमें सर ये है ना कि हमारी ऑटोमोबाइल्स कब की बन चुकी थी, बिफोर रोड कंस्ट्रक्शन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। इस डिफरेंस को हम कल्चरल लैग थ्योरी बोलते हैं सर। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर बात कर रहे हैं लैग की, जो काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि एक आपका मटेरियल कल्चर हो गया, एक होगा आपका नॉन मटेरियल कल्चर। उसमें जो रफ्तार है, उसकी जो स्पीड है, उसमें अगर लैग आ जाता है, कमी आ जाती है, ओके, वो तभी जो बदलाव आता है बोल सकते हैं उसको कल्चरल लैग बोलते हैं। लैग का मतलब होता है काइंड ऑफ कि मटेरियल कल्चर जो है और नॉन मटेरियल कल्चर दोनों एक ही रफ्तार में, एक ही स्पीड में आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं, या चेंजेस है, जो बदलाव है वो बराबर का नहीं होता है, वो सेम स्पीड में नहीं हो रहा होता है। ठीक है, तो जो लैग बोल सकते हैं या गैप बोल सकते हैं, एक ही बात है। गैप का मतलब है कि इसमें मटेरियल कल्चर है और नॉन मटेरियल कल्चर के अंदर जो स्पीड है, जो बदलाव का, चेंजेस का जो है स्वभाव है, जो नेचर है, बराबर नहीं है, जो इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं मटेरियल नॉन मटेरियल कल्चर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इस कल्चरल लैग थ्योरी के। ओके, तो ये बताते हैं कि जो मटेरियल कल्चर है वो इवॉल्व होता है जल्दी, चेंजेस जो होते हैं वो बहुत ही क्विक होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, और जो आपका नॉन मटेरियल कल्चर है उसमें धीरे धीरे स्लोली बदलाव आते हैं। ओके, जैसे कि सोसाइटी के जो आइडियाज़ हैं, आइडल्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, रिलीजन है, जो सोसाइटल एस्पेक्ट है, जो नॉन फिजिकल थिंग्स हैं। ओके, नॉन फिजिकल थिंग्स बदलती हैं धीरे धीरे, धीरे धीरे बदलाव आता है, चेंज आता है। लेकिन जो आपका फिजिकल थिंग्स हैं, जो मटेरियल कल्चर है, वो बदलता है बहुत स्पीड में। जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, बहुत स्पीड में हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये स्पीड में होता है। तो फिजिकल थिंग्स जल्दी चेंज बदल जाती हैं, अब स्पीड में आगे बढ़ती हैं, और जो आपका नॉन मटेरियल कल्चर है, ये नॉन मटेरियल ये थिंग्स हैं, धीरे धीरे स्पीड पकड़ती हैं, इवॉल्व होती हैं। तो ये जो गैप आता है दोनों में, उसको बोलते हैं कल्चरल लैग थ्योरी, कल्चरल लैग। क्लियर? बोलिए। नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी। ये आपका दिया गया है नीदरलैंड के द्वारा। ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति भी क्रिमिनल बिहेवियर को जो है अडॉप्ट करता है, सीखता है थ्रू दी इंटरेक्शन विथ अदर्स।
इसका मतलब है कि बताते हैं कि अगर जैसे हम बाकी के बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं चाहे अच्छा हो, उसी प्रकार से वो क्रिमिनल बिहेवियर भी वो हम अडॉप्ट कर पाते हैं थ्रू द इंट्रैक्शन। जैसे हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो धीरे धीरे करके जो वैल्यूज़ हैं क्रिमिनल बिहेवियर की, जो एटीट्यूड है, जो व्यवहार है, जो टेक्निक्स हैं और जो मोटिवेट करती है क्रिमिनल बिहेव करने के लिए, ये सभी चीज़ें हम इंट्रैक्शन के माध्यम से सीख रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं। ओके। वो हमारा कल्चरल थ्योरी। जैसे कोई भी आपका माफिया गैंग है तो आपने जो मूवी देखी होगी, बहुत सारी मूवी आती है जिसमें जो है उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी सब लोग जो है माफिया ही हैं। ओके, उनके बच्चे, उनके दादा, फादर, तब तो आसानी से सीख पाते हैं या सीख जाते हैं इंट्रैक्शन के माध्यम से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को। तो ये फर्दर आगे बोलते हैं कि ये जो है आपका डिफरेंशियल थ्योरी है, इस चीज़ को समझा सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है कि किस प्रकार से व्यक्ति जो है क्रिमिनल बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेता है, और जैसे कि बाकी बिहेवियर होते हैं उसको भी अडॉप्ट करता है, उसी प्रकार से क्रिमिनल बिहेवियर को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी के जो क्राइम होते हैं वहाँ पर भी हम इस थ्योरी को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका वाइट कॉलर क्राइम है, कॉर्पोरेट क्राइम है, ऑर्गेनाइज क्राइम है, उसमें भी व्यक्ति का जो स्वभाव, उसका बिहेवियर कैसे बदलता है, उसके लिए वो कौन सी टेक्निक्स यूज़ कर रहा है, कौन सा वैल्यू सिस्टम अडॉप्ट कर रहा है, कैसा एटीट्यूड है, वो सभी क्या चीज़ मोटिवेट करती है उसको इस प्रकार के एक्ट करने में, उन सभी को हम लोग डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी के माध्यम से समझ सकते हैं। क्लियर? बोलिए। यस सर। फील्ड थ्योरी, फील्ड थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? ओके, ये बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है वो क्या है। दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ पर्सन एंड इट्स इन्वायरमेंट। बिहेवियर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पर्सन एंड इट्स इन्वायरमेंट। पर्सन मतलब होता है कि जो चीज़ नेचर से प्राप्त है, व्यक्ति का पर्सनालिटी, स्वभाव, उसका बिहेवियर, बहुत सारी चीज़ें जो कि स्वभावतः उसके अंदर रहती हैं। इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो नर्चरिंग के माध्यम से प्राप्त होता है, जिस प्रकार से उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है, जिस प्रकार से उसको सिखाया जा रहा है, सोशलाइज हो रहा है, सीख रहा है, उसका जो लाइफ एक्सपीरियंस है। ओके, तो फील्ड थ्योरी के माध्यम से सोशल वर्कर समझ सकते हैं किसी व्यक्ति के व्यवहार को, बिहेवियर को, और बिहेवियर को समझने के लिए उसके दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक आपका पर्सन, उसका जो नेचर है, स्वभाव है, दूसरा नर्चरिंग, लाइफ एक्सपीरियंस, किस प्रकार से उसका आसपास का सराउंडिंग्स, उसके माध्यम से क्लाइंट को समझा जा सकता है। ओके, तो ये सिंपल आपका फील्ड थ्योरी हुई। क्लियर है? यस सर। ठीक है। हम बात करेंगे अभी मॉडल्स की। जो मॉडल्स हम लोग पढ़ते हैं, पहला आपका पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। व्हाट इज पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, या इसको दूसरे नाम से जानते हैं क्लाइंट के नाम, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। किसके द्वारा डेवलप की गई है? इसको दूसरे एक नाम से और जानते हैं, दैट इज अ रोजेरियन थेरेपी। कार्ल रोजर के द्वारा इसको दिया गया। ठीक है, ये बेसिकली कार्ल रोजर की थ्योरी, इस पे फोकस होता है क्लाइंट पर। जो क्लाइंट है वो सेंटर में होता है, क्लाइंट इज इन द सेंटर। ओके,
तो सोशल वर्कर का काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। सोशल वर्कर डायरेक्ट नहीं करता है उसको, या किसी प्रकार से उसको जज ना करना, ठीक है, इंटरप्ट ना करना। जो व्यक्ति है वो अपनी बात बताएगा, जो भी उसके द्वारा बताया जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, उसके जो विचार हैं, उसके थॉट्स हैं, ठीक है, उसकी जो फीलिंग्स हैं, उन सभी को बताएगा। सोशल वर्कर उसको समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा। ये काइंड ऑफ आपका साइकोथेरेपी के टाइप की होती है, ताकि व्यक्ति खुद समझ पाए अपने विचारों को, अंडरस्टैंड कर सके, अपने आप को सेल्फ डिस्कवरी कर पाए, ओके, सेल्फ अवेयर हो पाए, उसके अंदर सेल्फ एफिशिएंसी डेवलप हो। यहाँ पर हमारा फोकस होता है क्लाइंट पर। बहुत ज़्यादा सोशल वर्कर इंटरव्यू नहीं करता है, और सोशल वर्कर का जो फोकस होता है कि एम्पैथी शो करना, ताकि व्यक्ति को लगना चाहिए कि सामने वाला बात सुन रहा है, समझ रहा है, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करना, समझना, ओके। व्यक्ति जो एक जेन्युइननेस होती है उसको दिखाना, सो दैट व्यक्ति जो है अपनी बात रखेगा, बोलेगा। जैसे डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, डॉक्टर जो है जब भी पेशेंट सामने आता है तो डॉक्टर बेहतर तरीके से बात करता है, तो डॉक्टर पेशेंट को लगता है कि ये सामने वाला सुन रहा है, तो बताता है अपनी बात, हर चीज़ को बेहतर तरीके से। जेन्युइननेस नज़र आनी चाहिए, ठीक है, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी प्रेजुडिस के, इन्फ्लुएंस क्रिएट किए हुए व्यक्ति को सुनना। तभी जो है क्लाइंट या बेनिफिशियरी अपने बेहतर तरीके से अपनी बातों को रख पाएगा, समझा पाएगा, ओके। तो व्यक्ति के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग करना, उसके एम्पावर करना, उसके अंदर सेल्फ एफिशिएंसी डेवलप करना, ये काम होता है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के अंदर, ओके। क्लिनिकल बिहेवियर डेवलपमेंट, बोलिए। Yes. इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर, क्लियर है। क्योंकि मतलब इसमें ये मानना होता है कि सोशल वर्कर का ये प्रिंसिपल कि हर व्यक्ति के अंदर कैपेसिटी है, उसके अंदर स्ट्रेंथ है, ओके। अगर उसको पहचान पाएगा तो खुद ही उसको एड्रेस कर सकता है, सॉल्व कर सकता है समस्याओं को। उसके अंदर सेल्फ ग्रोथ होगी, पर्सनल ग्रोथ हो पाएगी, और उसके अंदर जो है एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी डेवलप हो पाएगी, तो खुद उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा और ठीक कर सकता है। नेक्स्ट है CBT। CBT इसको बोलते हैं हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। CBT के बारे में क्या है बताइए। CBT का जो फोकस होता है कि व्यक्ति के जो भी नेगेटिव बिहेवियर है या नेगेटिव पैटर्न बन रहा है बिहेवियर का, उसको बदलाव करना, उसको चेंज करना इन अ पॉजिटिव, ओके। तो कई प्रकार की थेरेपी यूज करते हैं, जैसे जर्नलिंग करना। व्यक्ति को बताया जाता है कि वो खुद लिखे, बेसिकली वो खुद लिखता है, समझता है कि, इसलिए बोलते हैं ना कि लिखना चाहिए, व्यक्ति को डायरी लिखना चाहिए। तो जो भी कमियां हैं, जो कुछ है, तो वो लिखेगा तो समझ पाएगा। लोगों की समस्याएं आधी सॉल्व हो जाती हैं अगर वो उसको लिख लेता है। मेडिटेशन है, जर्नलिंग करना, और बाकी एक्सपोजर थेरेपी है। एक्सपोजर थेरेपी एक अच्छी होती है कि अगर किसी प्रकार का नेगेटिव पैटर्न बन रहा है दिमाग के अंदर, व्यक्ति का बिहेवियर है, तो उसको हम स्लोली ग्रेजुअली एक्सपोज कराएंगे उन सभी चीज़ों से जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। फोबिया का केस है तो फोबिया केस भी हम लोग CBT से एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका PTSD है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, उसको भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं CBT के माध्यम से। सो ये काइंड ऑफ टूल जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरियस काइंड ऑफ अप्रोचेज। वहाँ पर हम लोग CBT यूज़ कर लेते हैं। इवन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं व्यक्ति को, बहुत ही ऐसे हार्मफुल थॉट्स आ रहे हैं जिसमें व्यक्ति अपने आप को खुद जो है नुकसान पहुंचा सकता है, तो वहाँ पर हम लोग CBT यूज कर सकते हैं। वेरी क्लियर? बोलिए, जल्दी बोलिए, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes. क्लियर है सर, क्लियर है। नेक्स्ट है क्राइसिस इंटरवेंशन मॉडल। क्राइसिस इंटरवेंशन मॉडल हम लोग कहाँ यूज करते हैं? कोई सर ट्रॉमेटिक इवेंट अगर किसी ने फेस किया हो,
तो उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए यूज होता है। तो बेसिकली आपका क्राइसिस इंटरवेंशन जो है एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर कुछ अचानक घटना घट जाती है, कोई इवेंट हो जाता है, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर है या और किसी प्रकार का केस है, किसी का एक्सीडेंट हो जाना है, किसी व्यक्ति का जो है कोई बीमारी, बड़ी बीमारी होती है, वो भी एक काइंड ऑफ क्राइसिस। या कई प्रकार के क्राइसिस होते हैं, इमोशनल क्राइसिस या फाइनेंशियल क्राइसिस, वो कई प्रकार के क्राइसिस। तो वहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए जो है लोगों को, क्लाइंट को स्टेबल करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग क्राइसिस इंटरवेंशन मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। या किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ओके, तो फिर उस केसेस में भी हम लोग क्राइसिस इंटरवेंशन मॉडल यूज़ कर सकते हैं। क्राइसिस काउंसलिंग होता है एक, और क्राइसिस इंटरवेंशन होता है। क्या डिफरेंस है दोनों में? क्राइसिस, काउंसलिंग, बोलिए। काउंसलिंग जो होती है सर, वो तुरंत रिलीफ के लिए होती है, इमीडिएट रिलीफ के लिए। और इंटरवेंशन? इंटरवेंशन मतलब उसका प्रॉपर रीजन जानेंगे और थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है वो सर। तो उसके लिए तो काउंसलिंग कर सकते हैं ना। काउंसलिंग देखिए, जो इंटरवेंशन होता है वो शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि बेसिकली जो भी डैमेज होने वाला है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, इमीडिएट, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ट्रॉमा फेस कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसको हम तुरंत कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, इंटरवीन करते हैं, इंटरवीन करना। और जो आपका काउंसलिंग जो होता है वो लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, वो इम्प्रूवमेंट करने के लिए होता है, ठीक है। व्यक्ति की मेंटल हेल्थ को ठीक करना, उसकी वेलबींग प्रमोट करना, बाकी की ठीक करना, तो इसमें टाइम लगता है। तो काउंसलिंग दी जाती है, लंबे समय के लिए रहता है। काउंसलिंग सेशन चलते हैं ना, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक लगातार चलते रहते हैं। और जो आपका इंटरवेंशन होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, फॉर इमीडिएट चेंजेस करने के लिए। किसी प्रकार का सडन प्रॉब्लम्स हो जाती है तो उसको हम कैसे स्ट्रेटजी से रोक सकते हैं कुछ समय के लिए, देन फर्दर उसको हम काउंसलिंग के माध्यम से हैंडल करेंगे। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्राइसिस इंटरवेंशन एंड द काउंसलिंग। क्लियर? क्लियर है सर। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग लेवल ऑफ सोशल वर्क थ्योरी। देखिए, उसमें 1-2 और थ्योरी थी, मैंने वो नहीं पढ़ाई। जैसे कि आपका नैरेटिव थेरेपी है। नैरेटिव थेरेपी पे समझ में आता है सबको कि नरेट करना, बेसिकली यहाँ पर जो फोकस होता है कि इंडिविजुअल का जो सेल्फ परसेप्शन है अपनी समस्याओं को लेकर के, उसको बदलना होता है, उसको नरेट करना डिफरेंट तरीके से, ओके। जैसे कि किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है तो इस प्रकार से बोल सकता है पॉजिटिव सेंस में कि लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे कोई व्यक्ति है अपने आप को काइंड ऑफ वर्थलेस फील कर रहा है, उसको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता है लाइफ में, तो उसको पॉजिटिवली तरीके से वो उसको ऐसे नरेट करेगा या लिखेगा दोबारा से इस तरीके से कि दीज आर द कंडीशंस, दीज आर द प्रॉब्लम्स की वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उसका कारण देखेगा वो, और कारण को, रीजन को हम सॉल्व कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं समस्याओं को। अगर वो अपने आप को उस प्रॉब्लम को अलग करके देखता है तो हम प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो नैरेटिव थेरेपी का फोकस ये होता है कि अपने आप को सेपरेट करना प्रॉब्लम से, ठीक है, और अपने आप को दोबारा से अपनी स्टोरी को, अपनी प्रॉब्लम्स को रिफ्रेम करना इस तरीके से कि समस्या अलग है और इंडिविजुअल अलग है, तो हम उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं आसानी से। तो ये फोकस होता है नैरेटिव थेरेपी के अंदर, कि कैसे हम दोबारा से रीनरेट कर पाते हैं हम अपने परसेप्शन को उस प्रॉब्लम को लेकर के, जैसे उसके बारे में हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसको कैसे हम अपने आप से अलग कर सकते हैं थ्रू दी स्टोरी, थ्रू दी किसी प्रकार से, ठीक है। वो आपका नैरेटिव थेरेपी है। अच्छा, पार्लिमेंट की थ्योरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक थ्योरी और है, पार्लिमेंट के द्वारा दी गई थी। व्हाट इज थ्योरी? एनीवन? प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल था।
कैसे फंक्शन करता है, कैसे वर्क करता है? 4 कंपोनेंट होते हैं सर उसमें, पर्सन, प्लेस, प्रॉब्लम और प्रोसेस। कौन कौन? पहले क्या आता है? पर्सन, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, प्लेस और प्रोसेस। पर्सन आपका क्लाइंट हो गया, प्रॉब्लम पर्सन की जो भी प्रॉब्लम है आपकी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, सोशियो इकोनॉमिकल जो भी प्रॉब्लम है। प्लेस आपका एजेंसी हो गई, पर्सन, प्लेस, प्रॉब्लम। प्लेस भी सेकंड पे नहीं आएगा, थर्ड पे आएगा ना। हाँ सर, पहले प्रोसेस लास्ट में आएगा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं इतने सारे प्रोसेस, ये सब प्रोसेस लास्ट में आ जाएगा। ओके, तो ये जो बेसिकली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल है, ये इस पे काम करता है कि इन्होंने बताया कि बजाय कि हम क्लाइंट को या जो पर्सन प्रॉब्लम में है उसको हम बताएं कि क्या करना है, जो है हम उसको सिखाएंगे, उसको टीच करेंगे कि कैसे आपको अप्लाई करना है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स को, ठीक है, ताकि वो समस्याओं को खुद सॉल्व कर पाए। हेल्पिंग पीपल इन सच अ वे दैट द पीपल कैन हेल्प दैम सेल्फ, व्यक्ति अपने आप को जो है खुद समस्याओं को सॉल्व करें। सो एज ए सोशल वर्कर हम उनको टीच करेंगे, बताएंगे, हेल्प करेंगे क्लाइंट को कि हाउ दे कैन अप्लाई डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस सो दैट दे कैन हेल्प देम सेल्फ। दिस इज द मेन फोकस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। ठीक है, यस सर। चलिए अभी हम बात करते हैं लेवल ऑफ ग्रांट थ्योरी। दूसरा आपका है मैक्रो या ग्लोबल थ्योरी। तीसरा कौन सा है? मिडिल रेंज थ्योरी। ये किसी का डाउट भी था पहले, उस समय हम लोग नहीं देख पाए थे। लास्ट में आपका आता है माइक्रो लेवल थ्योरी। ठीक है, ग्रांट थ्योरी का मतलब क्या हुआ? देखिए ग्रांट थ्योरी में क्या होता है कि जो ब्रॉडर थ्योरी है, एब्स्ट्रैक्ट है, या जो फ्रेमवर्क हम यूज़ करते हैं, बहुत सारे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होती है। ओके, इसका जो फोकस होता है ग्रांट थ्योरी का, वो फोकस होता है सोसाइटी को, हम सोसाइटी को अंडरस्टैंड करते हैं, सोशोलॉजी में सोसाइटी पढ़ रहे होते हैं ओवरऑल, या ह्यूमन बिहेवियर को। अगर हम बात करें सोशल वर्क में, तो हमारा फोकस यहाँ पर भी होता है कि ह्यूमन बिहेवियर को भी समझना। ओके, तो यूनिवर्सली हम ह्यूमन बिहेवियर को, सोसाइटी को कैसे समझ सकते हैं? तो ये जो ग्रांट थ्योरी होती है, ये एक ब्रॉडर एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना, एब्स्ट्रैक्ट आपका एक फ्रेमवर्क तैयार करके देता है, जिसका काम होता है कि हम समझें, सोसाइटी को समझ पाएँ और ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर पाएँ। ओके, तो एक जनरल कंसेप्ट है। ओके, दैट इज़ वेरी टू एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि उसको हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब अगर डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, उसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे, इससे हम समझ पाएंगे। ये आपका ग्रांट थ्योरी है। ओके, इसको समझने के लिए भी जो है सब लोग इसको नहीं समझ सकते हैं, या जो जैसे इसका एक बोल सकते हैं कि क्रिटिसाइज भी किया गया इसको, इस लेवल को, क्योंकि ये जो है आपका लेवल है ईजिली तरीके से एवरीबडी कांट अंडरस्टैंड। तो उसके लिए, क्योंकि ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, इससे केवल हम ओवरऑल समझ सकते हैं सोसाइटी को, या जैसे कि पावर स्ट्रक्चर है उसको समझ पाना, सोसाइटल स्ट्रक्चर है उसको समझ पाना, ह्यूमन बिहेवियर को समझ पाना, लेकिन डायरेक्टली उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, कन्फ्लिक्ट थ्योरी है। तो ये थ्योरी है बेसिकली एक्सप्लेन करती है समाज की जो समस्या है, प्रॉब्लम है, किस टर्म में, कि पावर डायनेमिक्स, पावर डिस्पैरिटी है, पावर डायनेमिक्स या इनइक्वालिटी, इस फॉर्म में बता पाती है। ठीक है, लेकिन हम और भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव यूज़ कर रहे होते हैं इस चीज़ को, समस्याओं को एड्रेस करने के लिए। लेकिन जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी है वो बेसिकली एक्सप्लेन करती है ब्रॉडर कंसेप्ट को, सोसाइटी को, कि सोसाइटी में जो डिस्पैरिटी है, पावर डायनेमिक्स है, वो कैसे है, उसको एक्सप्लेन करना। ठीक है, जो ग्रांट थ्योरी है, ये इसको बोल सकते हैं, वो उसका काम होता है फिनोमेना को एक्सप्लेन करना। दैट इज़ वेरी एब्स्ट्रैक्ट, दैट कांट बी यूज डायरेक्टली टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इज इट क्लियर? दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म थ्योरी।
ओके, तो ये थ्योरी क्या बताती है कि सोसाइटी के अंदर जो है सोसाइटी बनी कैसे है, कैसे स्ट्रक्चर, कैसे उसके सब सिस्टम है, कैसे फंक्शन करते हैं आपस में कनेक्टेड होके। ओके, मल्टीपल जैसे फैमिली है, रिलीजन है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ये तो वेरे सब सिस्टम्स। ओके, दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, और किस प्रकार सोसाइटी इक्विलिब्रियम में रहती है। तो उस चीज़, उस पूरे के पूरे एब्स्ट्रैक्ट को समझाने के लिए हम लोग ग्रांड थ्योरी यूज करते हैं। सिस्टम थ्योरी है, उससे हम पूरे के पूरे फिनोमेना को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ना कि समस्याओं को एड्रेस कर सकते हैं। उसके लिए जो है प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए या फर्दर उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग बाकी थ्योरी पढ़ते हैं। तो ये पहला क्लियर है। ओके, तो पहला हो गया हमारा ग्रांड थ्योरी, जो कि बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, और इससे केवल हम फिनोमेना को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं, ना कि उसको सॉल्व करना। अगर कोई प्रॉब्लम उसमें है तो उसको कैसे एड्रेस करेंगे, दैट कांट बी ईजिली एक्सप्लेन बाय द ग्रांड थ्योरी। वो फिनोमेना को ह्यूमन बिहेवियर को समझना, सोसाइटी को समझना, ये सभी चीज़ों के लिए है। नेक्स्ट है आपका मैक्रो थ्योरी। मैक्रो थ्योरी क्या है? ये सामाजिक बदलाव के लिए, सोशल चेंज, बड़े स्केल पर बदलाव करना, ठीक है, वहाँ पर हम लोग मैक्रो थ्योरी या ग्लोबल थ्योरी यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, जैसे कि मैं बात कर रहा था अभी, 1 सेकेंड, कि जो सोशल स्ट्रक्चर है समाज के अंदर, वो किस प्रकार से बोल सकते हैं इम्पैक्ट करता है लोगों पर, पॉपुलेशन पर, या जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उस पर किस प्रकार से इम्पैक्ट कर रहा है, सोशल नॉर्म्स कैसे अफेक्टेड होती हैं, किस प्रकार से पॉलिसी होनी चाहिए बिकॉज ऑफ सोशल स्ट्रक्चर इन द सोसाइटी। ओके, तो वो किस प्रकार से इम्पैक्ट कर रहा है, ये थ्योरी उस चीज़ को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए है, और किस प्रकार का बदलाव होगा उससे, लार्ज स्केल पर क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। ओके, क्रिटिकल थ्योरी है, हम लोग पढ़ते हैं। क्रिटिकल थ्योरी के माध्यम से हम समझ पाते हैं समाज के अंदर जो सोशल स्ट्रक्चर है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टाइम में जो सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो किस प्रकार से अलग अलग वर्गों को इम्पैक्ट करता है डिफरेंट तरीके से। जो जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टाइम का जो सोशल सिस्टम है, ओके, इकोनॉमिक सिस्टम है, वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी पर कैसे इम्पैक्ट करेगा, बाकी की कम्युनिटी पर कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो उसके लिए सोशल वर्कर डिफरेंट एडवोकेसी करते हैं कि हम मार्जिनलाइज कम्युनिटी को इस प्रकार की पॉलिसी होनी चाहिए, इस प्रकार का पॉलिसी फ्रेमवर्क बनना चाहिए, ठीक है, एडवोकेसी करना, सोशल जस्टिस इंश्योर करना। तो ये मैक्रो लेवल थ्योरी जो होती है वो बात करती है बड़े स्केल पर बदलाव की, या लार्ज स्केल पर चेंजेस लाना, इंटरवेंशन करना, उस चीज़ को गाइड करने के लिए हम लोग मैक्रो लेवल थ्योरी पढ़ रहे होते हैं। ओके, जैसे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग मैक्रो लेवल ग्लोबल थ्योरी के माध्यम से ही उसको टैकल करते हैं, हैंडल करते हैं, एड्रेस करते हैं। क्लियर? जैसे सोशल कैपिटल है, सोशल कैपिटल थ्योरी हम लोग यूज़ करते हैं रिसर्च में, जो लोग स्टडी कर रहे होते हैं। अगर जैसे किसी कम्युनिटी में आप स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग एक फ्रेमवर्क यूज करते हैं, इसको मॉडल बोलते हैं, सोशल कैपिटल मॉडल हो गया। इस मॉडल के माध्यम से हम समझ पाते हैं सोसाइटी के अंदर, जैसे कि मान लीजिए स्लम एरिया के अंदर अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप देख पाएंगे कि वो जो लोग वहाँ रहते हैं उनके अंदर सोशल कोहेंशन कितना है, उनके अंदर कैसी एकजुटता है, क्या क्या रिसोर्सेस हैं, कैसे उसको एक्सेस कर पाते हैं, सोशल नेटवर्क कैसे हैं उनके, ठीक है, उनके बीच में रिलेशन किस प्रकार के हैं। तो जो आपका ग्रांड थ्योरी होती है उससे नीचे जा कर के हम कम्युनिटी के अंदर है लोगों को में उनके बीच के रिश्ते कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, उस चीज़ को समझने के लिए हम मॉडल यूज़ करते हैं। उसको मॉडल बोल देते हैं, थ्योरी बोल देते हैं। जैसे आपका सोशल कैपिटल थ्योरी हो गया या बाकी के आपकी क्रिटिकल थ्योरी हो गया। तो नीचे लेवल पर समझने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, बहुत सारे इश्यूज़ को या रिलेशन को समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग मैक्रो थ्योरी यूज़ करते हैं। हाँ बोलिए। सर पर कार्ल मार्क्स की थ्योरी और स्ट्रक्चरल थ्योरी भी तो सेम काम कर रही है। काम कर रही है, लेकिन आपको कार्ल मार्क्स की थ्योरी डायरेक्टली आप यूज नहीं कर पाओगे ना। कार्ल मार्क्स की थ्योरी से देखो, जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है ना, वो उसको आप एज ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यूज करते हो, ठीक है, वो आपका एज ए कंसेप्ट रहता है। लेकिन कार्ल मार्क्स की थ्योरी डायरेक्ट आप किसी भी कहीं पे यूज नहीं करते, उसके बाद आप फिर डिफरेंट मॉडल यूज करते हो जो कि दैट इज़ बेस्ड ऑन द कार्ल मार्क्स थ्योरी। इस चीज़ को समझो। जैसे कि अगर कोई भी आप रिसर्च कर रहे होते हैं, इसमें आपका एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव होता है, तो वो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के नीचे जाकर के आप जो मॉडल यूज करते हैं जो कि आधारित हैं उसी थ्योरी पे, कार्ल मार्क्स की थ्योरी पे, आप उसको यूज करोगे, उसके माध्यम से पूरे फिनोमेना को समझाओगे, एक्सप्लेन करोगे, या जो भी मेजरमेंट कर रहे हो जो भी करोगे, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी बेस होती है, सबसे ऊपर होती है, जिसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ठीक है, वो सबसे ऊपर होगा। उसके नीचे आप मल्टीपल थ्योरी होती हैं उनका यूज करोगे,
और जो आपका कार्ल मार्क्स की थ्योरी रहेगी वो एक ओवरऑल व्यू देगी, ओवरऑल पर्सपेक्टिव देगी कि आपका जो रिसर्च है या जो वर्क है किस थ्योरी का आधारित है, किस थ्योरी का बेस है। ठीक है, ऑल द थ्योरी आप पढ़ोगे तो उसमें ये सब लिखा होता है कि ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे एड्रेस करना है, लेकिन वो एक ओवरऑल कंसेप्ट होता है, कॉन्क्रीट कंसेप्ट होता है। समझ में आ रहा है? ओके सर, ओके सर, ओके सर। उसके नीचे बहुत सारी थ्योरी होती हैं जिसको हम मॉडल बोलते हैं। यहाँ पर एक्चुअली मॉडल नहीं लिखा है, मैं ऐसे बोल देता हूँ, जब भी आप रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा। और बहुत सारे आप फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे होते हो जो कि आधारित होता है उस थ्योरी पर। जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म है, तो ये आपका थ्योरी हो गया, मतलब आप एक पर्सपेक्टिव लोगे अपने रिसर्च के अंदर। अब उसके अंदर बहुत सारी थ्योरी होती हैं, मल्टीपल लोगों ने दिए हैं, डिफरेंट मॉडल दिए हैं, तो उनको आप यूज़ करोगे अंडर दिस मैन बोल सकते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। ओके, तो वो आपको कहलाता है ग्रांड थ्योरी। और मैक्रो थ्योरी जो कि हम उसके नीचे यूज़ कर रहे होते हैं एज ए मॉडल की तरह पूरे फिनोमेना को एग्जामिन करने के लिए, समझने के लिए। नेक्स्ट है आपका मिडिल रेंज थ्योरी। मिडिल रेंज थ्योरी क्या होती है? जो माइक्रो थ्योरी और मैक्रो थ्योरी को कनेक्ट करती है। हाँ, जो आपका ग्रांड थ्योरी है या इसको और नीचे जो माइक्रो थ्योरी है उसके बीच में गैप की तरह काम करता है, ब्रिज की तरह काम करता है। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें जो है आप डायरेक्टली उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओके, तो आप जो माइक्रो का मतलब होता है जो वास्तविक ग्राउंड लेवल पर जो इश्यूज़ हैं उनके बीच का एक रास्ता, एक बोल सकते हैं ब्रिज की तरह काम करता है। ओके, जैसे मैंने बताया था कि ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए बहुत सारी थ्योरी है। और आप जैसे समझना है हमको, तो हम इसके जो आपका सोशल लर्निंग थ्योरी है अल्बर्ट बंडूरा की, इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। कि कैसे व्यक्ति ऑब्जर्व करके किस प्रकार का बिहेवियर उसका डेवलप हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी यूज़ कर लेते हैं। या क्राइसिस इंटरवेंशन मॉडल है, या उसको, तो ये हमारे मिडिल रेंज के अंदर आ जाएंगे, जो कि आपका इन दोनों के बीच का बन सके। ये बहुत यहाँ पर ऐसा हो गया, रुको एक मिनट। मिडिल रेंज ये आपका जो ग्रांड थ्योरी है और माइक्रो लेवल है, उसके बीच में जो गैप है, मतलब गैप नहीं बोलेंगे, ब्रिज है, वो मिडिल रेंज थ्योरी की तरह काम करता है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हम ग्रांड थ्योरी को कैसे यूज़ करने वाले हैं, किस तरीके से यूज़ करेंगे, उसको समझने के लिए जो माइक्रो लेवल का इश्यू है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कैसे हम डायरेक्टली अप्लाई करने वाले हैं उस चीज़ को, उस फिनोमेना को हम मिडिल रेंज थ्योरी के माध्यम से समझ सकते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए हम बात करेंगे सोशल स्ट्रक्चर की, तो इंडिविजुअल का क्या रोल होता है ओके सोसाइटी के अंदर, कैसे इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है या उसका जो वो इन्फ्लुएंस करता है, कैसे उसका आइडेंटिटी डेवलप होती है, वो उसको समझने के लिए डिफरेंट, जैसे फैमिली का रोल क्या है, इंडिविजुअल का रोल क्या है सोसाइटी के अंदर, डिफरेंट सब सिस्टम उसका रोल क्या है, तो मिडिल रेंज थ्योरी के माध्यम से हम समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। क्लियर? और जैसे कि फॉर एग्जांपल और भी क्राइसिस आपका है, क्राइसिस में कैसे कम्युनिटी जो है टैकल करती है, हैंडल करती है, क्राइसिस से रिस्पॉन्स कैसे करती है, कोपिंग मैकेनिज्म उनकी क्या है, कोपिंग स्ट्रैटेजी क्या है, उस चीज़ को समझने के लिए हम लोग मिडिल रेंज थ्योरी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली काम होता है एक्सप्लोर करने का, ठीक है, फिनोमेना को। ग्रांड थ्योरी का जो है हम लोग यूज़ कैसे करने वाले हैं माइक्रो लेवल पर, उस चीज़ को एक्सप्लोर करना, उस चीज़ को समझना, असेस करना, एक्सप्लेन करना पूरे फिनोमेना को, दैट इज़ द मिडिल रेंज थ्योरी। क्लियर? यस सर। और लास्ट में आता है आपका माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल थ्योरी में कौन सी थ्योरी आ जाएगी? जहाँ पर फोकस हमारा होता है इंडिविजुअल पर या ग्रुप पर। ये बहुत ही हाईली स्पेसिफिक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो थेरेपी यूज़ कर रहे होते हैं वो सब हमारा माइक्रो लेवल पे आ जाएगा, CBT है, ठीक है, या वेरियस थेरेपी हैं जो कि डायरेक्टली यूज़ करते हैं हम लोग, वो माइक्रो लेवल में आ जाएंगे। सभी को क्लियर है चारों? क्लियर है सर। यस सर। अब इसमें एक चीज़ और आता है कि
अब जैसे कि आपका जो ग्रांड थ्योरी है, मैक्रो थ्योरी है, कभी कभी हम जो है एक थ्योरी को इस तरीके से यूज कर रहे होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है आपके स्टडी का, कि आपको वो थ्योरी को मैक्रो लेवल में लेना पड़ता है, या चूँकि आप छोटा अपना किसी भी एक एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं जो कि आसानी से समझा सकते हैं कि एक थ्योरी के माध्यम से, तो वो उसको हम ग्रांड थ्योरी में नहीं लेंगे। अगर उसका एप्लीकेशन इस तरीके का है, इस तरीके से आप यूज कर रहे हो कि वो मैक्रो लेवल थ्योरी में आ सकता है, या उसका आप यूज ऐसे करोगे कि एक्सप्लेन कर सकते हो किसी भी चीज़ को, देन उसको हम मैक्रो लेवल में समझ सकते हैं। तो दैट इज़ नॉट फिक्स कि कोई थ्योरी आपका एक ही उसमें फिट बैठेगा, बस वो लेवल बना दिए गए हैं समझाने के लिए कि आपका थ्योरी, अगर ये थ्योरी आपका जो टॉप लेवल में आएगा, ग्रांड थ्योरी में आएगा, तो वो क्या काम करता है, उसका क्या काम होता है, किस तरीके से वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो मैक्रो में आएगा तो किस तरीके से फंक्शन करता है। तो अगर कोई पर्टिकुलर थ्योरी ऐसी है जिसको आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो किसी फिनोमेना को समझाने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए, सो दैट इज़ पॉसिबल कि वो आपका ग्रांड थ्योरी में आ सकता है, मैक्रो में आ सकता है। दैट इज़ नॉट फिक्स कि आपको इसी में फिट करना है कि ये थ्योरी इसी पर्टिकुलर लेवल की है। वो क्लियर है। कभी कभी हम लोग जो एक ही फिनोमेना को समझाने के लिए मल्टीपल मॉडल्स यूज़ करते हैं रिसर्च के अंदर। ठीक है, तो मॉडल जो होते हैं काम करते हैं आपका मैक्रो लेवल पर, और वो मॉडल के अंदर कभी कभी कोई ऐसी थियोरी होती है जो कि आपका ग्रांड थ्योरी हो सकती है, लेकिन हम लोग अगर उसके समझा सकते हैं या ब्रॉडर रूप में समझा सकते हैं किसी फिनोमेना को, तो हम लोग मैक्रो लेवल में ले लेते हैं उसको। बट ये चूँकि ये लेयर है, मतलब लेवल्स हैं, तो लेवल्स में समझाने के लिए मैंने आप सबको अलग अलग करके बता दिया है। ओके सर। क्लियर है। हम्म। नेक्स्ट है आपका वेरियस पर्सपेक्टिव। कौन कौन से पर्सपेक्टिव है? पर्सपेक्टिव मतलब होता है एक नज़रिया देखने का। सोशल वर्कर जो है वेरियस पर्सपेक्टिव यूज करते हैं डिफरेंट सेटिंग्स में, कि जिस प्रकार की प्रॉब्लम है, जिस प्रकार के लोग हैं, जिस प्रकार का एनवायरनमेंट है, उसके अनुसार हमको डिफरेंट पर्सपेक्टिव यूज करने पड़ते हैं। ओके, तो ये देखने का, सोचने का एक नज़रिया होता है किसी भी चीज़ को, किसी फिनोमेना को, किसी व्यक्ति को या किसी प्रैक्टिस को या सिचुएशन को, कि उसको हमको कैसे देखना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, कौन सा मॉडल हम यूज़ करेंगे, कौन सा पर्सपेक्टिव यूज़ करेंगे। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर 5 पेशेंट जाएंगे, पाँचों को एक ही प्रकार की बीमारी है, तो सबको एक ही प्रकार की मेडिसिन नहीं देता है ना। वो देखता है कि इसकी प्रॉब्लम कितने लंबे समय से है, क्या प्रॉब्लम है। ओके, और भी फैक्टर हो सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हो सकते हैं, उसको जानना। ओके, और कई तरीके से वो देखता है, एनालाइज करता है, फिर जो है मेडिसिन उसको देता है या उसका डायग्नोसिस करता है। तो इसी प्रकार से सोशल वर्कर भी वेरियस पर्सपेक्टिव यूज करते हैं इन अ डिफरेंट सेटिंग्स विद अ डिफरेंट पीपल। ओके, क्योंकि हर एक व्यक्ति विशेष है, अलग है, तो उसको जो है इंटरवेंशन भी अलग टाइप का होना चाहिए। सो एज ए सोशल वर्कर यू यूज वेरियस काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव इन अ डिफरेंट सेटिंग। पहला है आपका इकोसिस्टम पर्सपेक्टिव। इकोसिस्टम पर्सपेक्टिव आपका जो थ्योरी है उसी के आधारित है। क्या है इकोसिस्टम पर्सपेक्टिव, बताइए। सर एनवायरनमेंट को ये ध्यान में रखें। हाँ, बेसिकली जो इंटरेक्शन है, इंटरप्ले बिटवीन द इंडिविजुअल एंड दी सराउंडिंग्स, उसकी जो आसपास का एंड इमीडिएट सराउंडिंग या उसका एनवायरनमेंट जो है। ओके, अगर हम किसी व्यक्ति को समझना है तो हमको किसी आसपास के सराउंडिंग को समझना होगा। जैसी फैमिली है उसको समझ सकते हैं, उसके पीयर ग्रुप है उसको समझना होगा, टीचर है, अगर वो स्टूडेंट है तो टीचर होगा, तो स्कूल को या कॉलेज को समझना पड़ेगा, वहाँ के सराउंडिंग्स। अगर कहीं जॉब करता है कोई, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ का एनवायरनमेंट किस प्रकार का है, उनके कलीग्स किस प्रकार के हैं, उनको जानना। क्योंकि जो है ये सभी के सभी जितने भी इन्वायरमेंट हैं उसके आसपास के सिस्टम्स हैं, वो व्यक्ति के स्वभाव में, उसके बिहेवियर में इम्पैक्ट करते हैं। अगर व्यक्ति के एक्शंस, उसके बिलीफ, उसका थॉट प्रोसेस, उसकी चॉइसेस किस प्रकार की होंगी, डिपेंड करेगा कि किस प्रकार के इन्वायरमेंट में वो व्यक्ति रहता है। तो ये इकोसिस्टम पर्सपेक्टिव सोशल वर्कर यूज़ करते हैं जब वो किसी भी इंडिविजुअल को डील कर रहे होते हैं या उसकी प्रॉब्लम को समझ रहे होते हैं। दूसरा है आपका स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव। इसमें क्या होता है?
बताइए। फिर प्रॉब्लम के साथ साथ स्ट्रेंथ पे ध्यान देता है ओके। इंडिविजुअल के। बिल्कुल। देखिए इसमें फोकस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल वर्कर इफ़ दे आर एंगेज विद द इंडिविजुअल और मे बी इन फैमिली, ठीक है, या कम्युनिटी के साथ एंगेज कर रहे हैं, तो ये देखते हैं कि इंडिविजुअल की जो प्रॉब्लम्स है उसके साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ओके, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है। अगर हम उस पर फोकस करें, कम्युनिटी के पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कम्युनिटी के लिए स्ट्रेंथ मतलब होता है कि रिसोर्सेज, उनके पास मैन पावर और बाकी के रिसोर्सेज क्या क्या है, क्योंकि कम्युनिटी की समस्याएं एड्रेस हो सकती है उनके खुद के माध्यम से, लेकिन सोशल वर्कर जो है वहाँ पर उनको बताता है या उसको एक्सप्लेन करता है कि या कोई व्यक्ति है या फैमिली है, तो फैमिली की फंक्शनिंग भी बेहतर हो सकती है इफ़ वी फोकस ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द फैमिली। ओके, तो हमारा जो फोकस होता है, एम्फेसाइज होता है सोशल वर्कर का, दैट वी हैव टू लुक एट द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडिविजुअल्स और द फैमिली और द कम्युनिटी, जिस भी स्केल पे आप काम कर रहे हैं तो उसको देंगे। तो पहला काम होता है कि हम कैसे इंडिविजुअल की या कम्युनिटी की या फैमिली की जो स्ट्रेंथ है उसको फाइंड आउट करना, वो कैसे हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ये ठीक है, सो दैट कि जो है बदलाव जिस प्रकार का हम चाहते हैं वो बदलाव हो पाए। सो ये जो पर्सपेक्टिव फोकस करता है व्यक्ति के स्ट्रेंथ पर या कम्युनिटी पर या जो फैमिली है उसकी स्ट्रेंथ पर। नेक्स्ट है कल्चरल कॉम्पिटेंस पर्सपेक्टिव। ये क्या है? बोलिए। कल्चरल कॉम्पिटेंसी वैसे हमने पढ़ा है कई बार कि सोशल वर्कर के अंदर एक जो है कल्चरल कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उनके जो डिफरेंट सेटिंग्स हैं उसको समझना, उसके अंदर उसकी इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए सोशल वर्कर के अंदर कि वो दूसरे के कल्चर को समझे, उनके वैल्यू सिस्टम को समझे, ओके, उनके बिलीफ सिस्टम किस प्रकार के हैं, किस प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं, किस प्रकार के कस्टम्स हैं, उनको जानना समझना और उसके बेसिस पर जो है व्यक्ति को हेल्प करना, क्लाइंट को हेल्प करना। ओके, दो व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति जो है ग्रामीण क्षेत्र से आता है और एक जो क्लाइंट दूसरा है जो अर्बन एरिया से है। ओके, तो अगर हम उसको समझेंगे नहीं, उसके कल्चर का उसको नहीं जानेंगे तो हम बेहतर तरीके से हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि व्यक्ति कभी कभी जो है उसका बिहेवियर या उसका जो स्वभाव होता है वो डिपेंड करता है किस प्रकार का कल्चर में वो रह रहा है। तो एज ए सोशल वर्कर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उसके कल्चर को। तो कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि क्षमता, सोशल वर्कर के अंदर कल्चर को समझने की जो क्षमता है, कॉम्पिटेंसी है, वो इम्पॉर्टेंट है। विशेष डिफरेंट कल्चर से उसको अकाउंट में लेना, उसको ध्यान में रखते हुए काम करना या मदद करना, हेल्प करना। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है जनरलिस्टिक पर्सपेक्टिव। ये क्या है? एक ब्रॉडर अप्रोच है जहाँ पर हमारा फोकस होता है बहुत सारे वेरियस लेवल पे हम देख सकते हैं। जैसे अभी तक जितने हमने पर्सपेक्टिव देखे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थे, ईस्टर्न पर्सपेक्टिव है या फिर बाकी पर्सपेक्टिव है, फोकस करता है एक एस्पेक्ट को लेकर के। लेकिन जो जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव है उसका फोकस कैसे होता है कि मल्टीपल मेथड हम यूज कर सकते हैं, मल्टीपल डायमेंशंस को हमको देखना होता है। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द पर्टिकुलर मेथड और पर्टिकुलर डायमेंशंस, ठीक है। जैसे केस वर्क है, ग्रुप वर्क है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीपल मेथड कैन बी यूजफुल, डिफरेंट मॉडल्स यूज करना, डिफरेंट थ्योरी यूज करना और डिफरेंट डायमेंशंस को भी फोकस करना। ओके, तो वो हमारा कहलाता है जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था बहुत पहले, होमलेस लोगों का, जो बेघर व्यक्ति है, तो अगर वहाँ पर हम इंटरवीन करेंगे तो हम केवल ये नहीं देखेंगे कि होमलेस है इसका मतलब उनके पास पैसा नहीं है या गरीब है। ओके, वी हैव टू फोकस ऑन अदर एस्पेक्ट लाइक पीपल में बी आर ड्रग एडिक्टेड, वे बाहर घूमते रहते हैं ऐसे, या बेरोजगार हो सकता है, मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है,
ओके, तो हम कई मेथड यूज़ कर सकते हैं हेल्प करने के लिए, जॉब क्रिएशन या जॉब स्किल ट्रेनिंग देना उनको, गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई प्रोग्राम है जिसके माध्यम से उनको घर मिल सकता है तो वो उन पे फोकस करना, या और भी भाई कई प्रकार के तरीके हो सकते हैं। तो वी आर लुकिंग एट द वेरियस डायमेंशन, वेरियस मेथड्स। सो एक काइंड ऑफ बहुत ही ब्रॉडर अप्रोच होती है किसी भी फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए, हेल्प करने के लिए। दैट इज ए जर्नलिस्टिक अप्रोच। क्लियर? यस सर। और वी कैन से लाइक मल्टी लेवल अप्रोच। मल्टी लेवल हम लोग स्ट्रैटेजी यूज करते हैं इंडिविजुअल को कि नीड है या जो हेल्प, उसको हेल्प करने के लिए। इकोसिस्टम पर्सपेक्टिव, ये सिस्टम थ्योरी पर आधारित है कि जो इंडिविजुअल है और उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसका जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये तो आई थिंक ईजी है, समझ में आ गया है आपको। एथनिक सेंसिटिव, ये भी वही कल्चर के बारे में सेंसिटिव। हाँ उसी टाइप का होता है कि इसमें देखते हैं हम कि जो क्लाइंट है, जो इंडिविजुअल है, ओके, वो उस पर फोकस, जैसे कि उसकी जो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम केवल ऐसा नहीं है केवल उसको जो प्रॉब्लम है उसका कारण एक ही होगा। ओके, जैसे कि मान लीजिए आर्थिक की स्थिति ठीक नहीं है, इकोनॉमिक रीजन है, तो इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब है, उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है ये भी देखना होगा। एथनिक सेंसिटिविटी, ओके, मे बी दीज पीपल इन द माइनॉरिटी, तो ये फैक्टर हो सकता है। ओके, और इसके अलावा और भी इश्यूज़ हो सकते हैं। कल्चरल वैल्यू किस प्रकार की है, ठीक है, उनका सामाजिक जो स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर किस प्रकार का बना हुआ है, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें भी फैक्टर करती हैं। कुछ लोग हो सकता है ऐसे लोग हैं जो कि रिफ्यूजी हों, डिस्प्लेस पीपल हो सकते हैं, कहीं से माइग्रेटेड हो सकते हैं, ओके, एक जगह जाके रह रहे होंगे हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें भी देखनी होती हैं। एक ओवरऑल हम देखते हैं तो ये सभी चीज़ फोकस करना होता है व्यक्ति का, तभी हम समझ पाते हैं थ्रू दिस एथनिक सेंसिटिव पर्सपेक्टिव। एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो कि इंटीग्रेट करता है किसी व्यक्ति के, उसका जो सोशल स्ट्रक्चर है या जो कल्चर एस्पेक्ट है उसको भी देखना, समझना, अंडरस्टैंड करना, और बाकी के फैक्टर हो सकते हैं उनको भी जानना, समझना, तभी हम बेहतर तरीके से मदद कर पाते हैं या हेल्प कर पाते हैं, कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। ये क्या आपका फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। बताइए क्या होता है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। पैट्रियार्की के खिलाफ। पैट्रियार्की के खिलाफ। वुमेन सेंट्रिक पर्सपेक्टिव। एनीवन? सर कल मॉर्निंग में क्लास होगी क्या? नहीं, मॉर्निंग में क्लास नहीं करेंगे। बोलिए, समझाइए। वैसे ये तो बहुत जी है, कल हम लोग कितनी बार डिस्कस किए हैं फेमिनिस्ट अप्रोच। और कोई बताएगा? क्या हो गया? पर मतलब ये तो नाम से वो है ना सर कि मतलब ये फीमेल्स की तरफ बायस रहता, मतलब ज्यादा फेस करता है। हम्म। इसमें सर मतलब फोकस फीमेल्स की प्रॉब्लम थ्योरीज या सोशल पॉलिसीज आती है जो फेवर्स करती है फीमेल्स को, फीमेल सेंट्रिक। हम्म। और कोई बताएगा? कोई लड़की? एनी कैन एक्सप्लेन दिस फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव। सी, आप पर्सपेक्टिव हटा दो, आप बता दो। अच्छा, व्हाट इज द फेमिनिस्टिक अप्रोच?
एनी गर्ल कैन एक्सप्लेन दिस? लास्ट है वैसे, उसके आगे तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं मोस्ट ऑफ द। सर ये जो फेमिनिस्टिक अप्रोच है, जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड गर्ल, ठीक है। बेसिकली देखो फेमिनिस्टिक अप्रोच में क्या होता है कि सोशल वर्कर यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक हो जाते हैं, क्योंकि ये मानना है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो जो प्रॉब्लम अगर एग्जिस्ट करती है तो मेल और फीमेल को डिफरेंट तरीके से जो है वो इम्पैक्ट करेगी, एक ही टाइप की प्रॉब्लम। ओके, क्योंकि रोल डिफरेंट है लोगों के, और स्पेशली अगर हम बात करें मेल फीमेल में, इन पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है उनके पास प्रिविलेजेस कम है, रिसोर्सेज कम है। तो हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा समस्या को इस आधार पे कि अगर मेल है या फीमेल है। तो फीमेल पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि हमारा फोकस होता है कि जो रोल है जेंडर का, और बिकॉज ऑफ उनके पास पावर कम है, बार्गेनिंग पावर कम है, इकोनॉमिक जो है स्टेटस उतना स्ट्रांग नहीं है मैन भी कंपेयर विद द मैन। ओके, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना होता है फेमिनिस्टिक अप्रोच के अंदर। ओके, सो व्हेन वी आर लुकिंग एट द क्लाइंट एंड वी हैव टू लुक एट द क्लाइंट, अगर वो फीमेल है तो हमको डिफरेंट तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि रीजन होंगे उसके नीड के, उसके प्रॉब्लम्स के, दैट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द मैन। ओके, तो ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि जो रोल है जेंडर का वो भी इम्पोर्टेंट होता है। ओके, मेल की प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और फीमेल की प्रॉब्लम्स हो सकता है डिफरेंट हो, पीछे रीजन अलग हो सकता है। तो उस चीज़ को भी जानना समझना, जो रोल होता है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उस पर्सपेक्टिव से देखना, उस नज़रिए से देखना समस्याओं को। ओके, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम हो, ओके, इमोशनल कंसर्न हो, तो मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो हम दोनों को एक तरीके से नहीं देख सकते थ्रू दिस फेमिनिस्टिक अप्रोच। ये आपका इसमें आ जाएगा। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमारा था। लास्ट क्वेश्चन बेबल थ्योरी वाला था पावलोव का। पावलोव की थ्योरी क्या है? बेवलिस्टिक अप्रोच, मतलब बहुत सारी थ्योरी है इसके अंदर। पावलोव थ्योरी एनीवन? सर क्लासिक कंडीशनिंग की थ्योरी ना सर, जिसमें उन्होंने डॉग और बेल से रिलेट करके ये थ्योरी बताई थी। हाँ, जब भी बेल रिंग करती है और उसके सलाइवा को वो उन्होंने मेजर किया था और बताया था कि बिफोर कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग क्या हाल होता है। कि जब एक अनकंडीशन सिमुलेट कंडीशन सिमुलेट के अंदर आता है तो उससे हम बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि जब हम जब अनकंडीशन था, बेल बजाने पे भी डॉग का सलाइवा निकलता था, पर वो फूड देख के उसका ज्यादा निकलता था। आफ्टर दैट कंडीशनिंग अगर हम बेल रिंग करते थे और वहाँ फूड नहीं रहता था, पर तब भी डॉग का सलाइवा निकलता था, क्योंकि उसने ये ऐसा बिहेवियर कर लिया था कि जब बेल बजेगी तो उसे खाना मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या था आपका क्वेश्चन? पावलोव थ्योरी और दूसरा देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी के अंदर उन्होंने प्रिंसिपल बताए थे, जो आपने एग्जांपल दिया वो भी सही है कि कंडीशनिंग जो होती है वो डिफरेंट स्टेज के अंदर होती है। एक्विजिशन, जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन। जनरलाइज करना जब वो स्टार्ट कर देता है जो कंडीशनिंग की गई, कंडीशनिंग का मतलब होता है पेयरिंग करना। ओके, जैसे फूड है और फूड के साथ जो घंटी है, जो बैल है, वो उसने उसको कनेक्ट कर दी है साथ में। फूल जाए मतलब फूड जब उसको लेके जाएंगे तो साथ साथ में घंटी बजाएंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब जो है फूड लेकर हम नहीं जाएंगे, केवल घंटी बजाने से भी डॉग जो है सेलिब्रेट करेगा या उसके मुंह में जो है लार आएगा, बिकॉज कंडीशनिंग हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, एक बार कंडीशनिंग हो गई तो जैसे कि फॉर एग्जांपल स्कूल में जो है अगर घंटी बजा दी जाती है टाइम से पहले भी, तो बच्चों को लगता है कि ये घंटी बज गई मतलब जो है क्लास पूरी हो गई है।
तो ये कंडीशनिंग हो जाती है बच्चों की। इसी प्रकार से अगर जो है फूड के साथ हम बैल बजाते हैं तो कुछ समय बाद ऐसा होता है, लगता है डॉग को कि फूड चाहे भले ना आए लेकिन घंटी बजेगा, लगेगा कि अब फूड आने वाला है तो सेलिब्रेट करना स्टार्ट करेगा। उसको बोलते हैं पेयरिंग करना, कंडीशनिंग करना। ओके, समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं, क्वेश्चन किसका था? यस सर, आ रहा है समझ। एक और आप दूसरा बोले तो कोई कंपेयर करने के लिए। वो सर बीएफ सिंगर की जो ऑपरेटिंग कंडीशन थ्योरी ठीक थी, है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से। इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। बिफोर कंडीशनिंग क्या होता है, 2-4 केस बन जाते हैं इसमें ऐसे करके। ये बिफोर कंडीशनिंग है आपका, ये आपका यहाँ हो जाएगा ड्यूरिंग कंडीशनिंग, यहाँ हो जाएगा आफ्टर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग में क्या होता है कि मान लीजिए फूड रखा हुआ है यहाँ पर, ये डॉग है, तो बिफोर कंडीशनिंग में क्या होता है कि यहाँ पर जो फूड कैसे काम करेगा, वो अनकंडीशनल स्टिमुलस है, कंडीशनिंग नहीं। स्टिमुलस का मतलब होता है वो चीज़ जो किसी व्यक्ति को या किसी पर्सन को जो है उत्तेजित करती है। ओके, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति घूम रहा है, अचानक से स्नैक देख ले तो भागना शुरू कर देता है, तो उसके लिए जो स्नैक क्या है, स्टिमुलस है। हम लोग भी अगर खाना या कुछ आपका जो फेवरेट डिश है आपके सामने आए तो जो है मुंह में पानी आ जाता है, लार आ जाता है, वो क्या है, स्टिमुलस की तरह काम करता है, तो उसको बोलते हैं स्टिमुलस। तो फूड क्या है, अभी अनकंडीशनल स्टिमुलस है क्योंकि कंडीशनिंग नहीं हुई है। और जो डॉग रिस्पॉन्ड करेगा कैसे करेगा, अनकंडीशनली, क्योंकि रिस्पॉन्ड करेगा, अभी कंडीशनिंग हुई नहीं तो रिस्पॉन्स भी उसका अनकंडीशनल होगा। तो स्वभावतः है फूड देख करके डॉग या कोई इंसान सेलिब्रेट करता है, तो इसी प्रकार से अनकंडीशनल है दोनों, रिस्पॉन्स भी अनकंडीशनल है और आपका स्टिमुलस भी अनकंडीशनल है। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि फूड के साथ साथ बैल भी बजाना शुरू किया। ठीक है, तो अगर हम केवल बैल बजाते हैं तो बैल क्या कहलाएगा हमारा, एक न्यूट्रल स्टिमुलस, क्योंकि बैल बजाने से तो डॉग नहीं सेलिब्रेट करेगा ना, उसको पता है कि बैल तो अलग है, फूड अलग होता है। ठीक है, तो जो डॉग क्या करेगा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, नो रिस्पॉन्स, क्योंकि फूड नहीं है ना, बैल पे वो वैसे ही रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। फिर आएगा आपका ड्यूरिंग कंडीशनिंग। ड्यूरिंग कंडीशनिंग बैल भी होगी, साथ में फूड भी होगा। ओके, ये ड्यूरिंग कंडीशनिंग है, मतलब यहाँ पर कंडीशनिंग पूरी हुई नहीं है, तो जो डॉग है यहाँ पर सेलिब्रेट करेगा अनकंडीशनल तरीके से, क्योंकि कंडीशनिंग अभी हुई नहीं, प्रोसेस है, चल रहा है, कुछ लंबे समय तक चलेगा, जैसे 1 हफ्ते 2 हफ्ते 10 दिन 15 दिन बार बार दोहराया जाएगा सेम प्रोसेस को, दिन में 3 बार, तो 10-15 दिन बाद डॉग को लगेगा कि जो घंटी बजती है तो फूड आता है। तो आफ्टर कंडीशनिंग क्या होगा, आफ्टर कंडीशनिंग क्या होगा कि जैसे ही बैल बजेगी डॉग जो है सेलिब्रेट करेगा। इसका मतलब क्या है, कंडीशनिंग रिस्पांस दे रहा है। रिस्पांस कैसा है, कंडीशन है। कंडीशन मतलब यहाँ पर केवल बैल को देख करके या आवाज़ आती है तो उसको पता चल जाता है कि फूड आने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका स्टिमुलस है वो भी कंडीशनल हो गया और रिस्पॉन्ड भी कंडीशनल हो गया। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये आपका कंडीशनिंग की जो 4 स्टेजेस हैं पावलोव की थ्योरी की। अब जैसे पहले मैंने उसमें बता दिया था कि प्रिंसिपल कौन सा, एक्विजिशन, दूसरा था जनरलाइजेशन, तीसरा है आपका डिस्क्रिमिनेशन और चौथा है एक्सटेंशन और पांचवा है आपका स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि 1 सेकेंड, एक्विजिशन मतलब होता है एक्वायर करना, सीखना, लर्न करना। कहाँ पर सीख रहा है, इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, धीरे धीरे करके सीख रहा है वो, कि जब बैल बजती है फूड आता है साथ साथ में कुछ लंबे समय तक, तो एक्वायर कर रहा है। इसमें हो सकता है उसको 4 वीक लगे या 5 वीक लग सकते हैं। जनरलाइजेशन मतलब होता है कि जनरलाइज करना उसने स्टार्ट कर दिया, अब उसको पता है कि बेसिकली जब भी बैल बजेगी तो फूड आएगा, तो उसने कंडीशनिंग हो चुकी है, तो ये जनरलाइजेशन कहलाएगा। फिर है आपका डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है कि वो डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर देगा कि बैल भी कई प्रकार की हो सकती है। जैसे मान लीजिए अब डोर की बैल बजेगी तो डॉग सेलिब्रेट नहीं करेगा, उसको पता है कि ये तो डोर की बैल है।
ठीक है। यहाँ पर मंदिर की घंटी बजती है तो उससे वो सेलिब्रेट नहीं करेगा, उसको पता है कि जो बेल आती है, जब फूड आता है, जो उस टाइम पे जो घंटी बजती है उसी से फूड आता है, तो वो डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट कर देगा। विभाजित के अलग अलग टाइप की भी घंटी बज सकती है, अलग अलग टाइप का साउंड आ सकते हैं, मोबाइल की भी रिंग बज सकती है, उससे फिर सेलिब्रेट नहीं करेगा, वो डिस्टिंक्शन कहलाता है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करेगा। क्लियर? डिस्क्रिमिनेशन। जी सर। नेक्स्ट है आपका एक्सटिंक्शन। अब ये जैसे कि अगर लंबे समय तक फूड लाया जाए, फूड ना लाया जाए, केवल घंटी बजाई जाए, तो 2-4 दिन तो वो करेगा सेलिब्रेट, को उसको लगेगा कि शायद आएगा, थोड़ा आशा उम्मीद रहेगी उसको कि आज नहीं तो कल आएगा फूड, तो वो 4-5 दिन तक लगातार वो सेलिब्रेट करेगा केवल घंटी बजाने पर। लेकिन जब उसको लगेगा कि 10-15 दिन बाद कि ये जो है, जो आदमी इंसान आता है फूड लेकर के, फूड तो लाता नहीं, केवल घंटी बजा रहा है, तो फिर वो उसको जो है धीरे धीरे करके छोड़ देगा। जो कंडीशनिंग है, जो पेयरिंग की है उसने, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, चली जाएगी, भूल जाएगा। तो अगर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद दोबारा से घंटी बजाई जाए तो फिर वो सेलिब्रेट नहीं करेगा, उसको पता है कि घंटी बज रही है, इससे खाना आने वाला है नहीं, तो फिर वो उसको छोड़ देगा, मतलब सेलिब्रेट करना बंद कर देगा। लास्ट है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इसका मतलब होता है कि अगर हम कंडीशन को, इसको दोबारा दोहराते हैं एक्विजिशन वाले प्रोसेस को, तो जब शुरुआत में उसको 4-5 वीक लगे थे, अब शायद वो उसको 1 हफ्ते के अंदर जल्दी से सीख जाएगा, जल्दी से पेयरिंग कर लेगा, जल्दी से कंडीशनिंग हो जाएगी, क्योंकि ये दोबारा स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो रही है, कि रिकवरी दोबारा किया जा सकता है और वो जल्दी होगा। पहले टाइम में 4-5 वीक लगे थे, अब शायद 1 वीक के अंदर वो सीख जाएगा और जैसे घंटी बजेगी सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देगा विद इन द वीक। क्लियर? यस सर। ठीक है। और दूसरा तो आपका लर्निंग थ्योरी ऑफ स्किनर था। तो स्किनर की थ्योरी मैंने बताई थी कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट के माध्यम से हम बदलाव कर सकते हैं बिहेवियर में। ये डिफरेंस है। वो मतलब उन्होंने फिर एग्जाम्पल भी दिया था, जो रैट का एक बॉक्स के अंदर, इसको हम स्किनर चैम्बर बोलते हैं। जी सर, क्लियर है। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे क्लास। और हम लोग अभी इसमें अगर यूनिट 1 में कुछ रह गया होगा तो प्लीज़ आप ग्रुप में डाल देना, तो मैं ऐड कर दूंगा। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फैक्चुअल डेटा आपको थोड़ा पढ़ लेना है, और यूनिट सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसमें भी बहुत सारी थ्योरी हैं, तो आई होप कोशिश करेंगे जल्दी कवर करने का। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। ओके, यस सर, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट टू ऑल। तो आप लोग यूनिट 2 पढ़ लेना, ताकि अगर डाउट रहेंगे तो आप लोग मुझे ग्रुप में शेयर कर देना, दैट आई विल इंक्लूड इन क्लास। जी सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट टू ऑल।